हेवनली अपोजर्स 18 जोर कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ ऐसे दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेक से सुने। कहानी की प्रकृति। हेवनली अपोजर्स एक काल्पनिक कथा है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पुनर्तः लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जाति, संस्कृति, समाज या धर्म से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हमारा किसी की धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे एक काल्पनिक और मनोरंजनात्मक रचना के रूप में लें। इस कहानी का पूरा श्रेय लेखक को जाता है। हम केवल इसे आवाज देने का कार्य कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद कि आपने अब तक मेरे वीडियोस को इतना प्यार दिया। अभी कुछ समय से वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ी फाइनेंशियल कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप छोटा सा डोनेशन मेरे UPID chaudhary12@tis पर कर सकते हैं। आपका हर छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत बड़ा है और यही मुझे आगे बेहतर वीडियोस बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद। क्या हो रहा है? जियो का दिमाग इन सब बातों से उलझ रहा था। वेलेंसिया की आंखों में शरारत देखकर जियो समझ गया कि यह वेलेंसिया से किसी तरह का बदला है, लेकिन यही बात उसे परेशान कर रही थी क्योंकि उसे ऐसा नहीं होना था। इस स्तर पर नहीं, अभी तो उसे एक ठंडे दिल वाली महिला होना चाहिए, जो केवल गणनाओं और खेलों के साथ प्रतिक्रिया करती है। कोई ऐसा व्यक्ति जो खेलने या इस तरह की किसी भी चीज की परवाह नहीं करता है। केवल बाद में जब वह अपने दूसरे मालिक से मिलती है तो वह वास्तव में बदलना शुरू करती है। यहीं से भयानक वालेंसिया का जन्म होता है। एक ऐसी महिला जो लोगों की भावनाओं के साथ खेलना बखूबी जानती है। एक ऐसी महिला जो अपने उपयोगी समझे जाने वाले लोगों के भाग्य को नियंत्रित करने के लिए हजार चेहरे पहन सकती है। एक डरावनी महिला जो अपने फायदे का अपने लिए उपयोग करना जानती है। एक ऐसी महिला जो पूरी तरह से रोबोट नहीं है। एक वेलेंसिया जिसमें अधिक जीवन है। यह महिला अपने दूसरे मालिक के अथक प्रयास के बाद ही पैदा हुई है। तो अब जियो क्या देख रही है? डार्लिंग, ली लुन ने तीखी आवाज में पूछा। हत्या के इरादे का संकेत भी महसूस किया जा सकता था। जियो जल्दी से अपने विचारों से बाहर आया और बोला, वह तो बस मजाक कर रही है। ओह डार्लिंग, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? मुझसे शादी का वादा करने के बाद ही मुझे छोड़ दिया। वेलेंसिया ने दिल टूटते हुए जवाब दिया क्योंकि उसने अपनी आंखों में काल्पनिक आंसू पोंछे। जियो ने लगभग अपने सिर में एक आवाज महसूस की क्योंकि वह वेलेंसिया को देख रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, ली लुन ने कहा, क्या आप कृपया मजाक करना बंद कर सकती हैं मिस वेलेंसिया? मुझे नहीं लगता कि किसी पहले से ही सगाईशुदा व्यक्ति के सामने ऐसे शब्द कहना उचित होगा। ओह, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? वेलेंसिया ने अब अपना चेहरा सिकोड़ते हुए पूछा। उसका रवैया पूरी तरह से अपने मूल में बदल गया जब उसने ली लुन से बात की, जिसने सिर्फ अपना सिर हिलाया। वास्तव में, मैं अपने मंगेतर को अच्छी तरह से जानता हूं और मुझे यकीन है कि वह आपके जैसा व्यवहार करने वाला नहीं है। ली लुन ने बोलते समय मंगेतर शब्द पर जोर दिया। ली लुन की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि एक हल्का दबाव उसके शरीर से निकलने लगा, लेकिन दुर्भाग्य से यह बेकार था। वर्तमान वालेंसिया के लिए यह एक हवा के झोंके जैसा महसूस हुआ। ऐसा लगता है कि मैंने सीमा पार कर ली है। इतना कहकर वालेंसिया कमरे से बाहर चली गई और जियाओ और ली लुन को पीछे छोड़ दिया। वह यहाँ क्यों थी? ली लुन ने अंततः उत्सुकता से पूछा। क्योंकि वह जानती है कि जियो किसी भी लड़की से बात नहीं करेगा। ये जटिल है। उसकी माँ मेरी माँ की बहन बन गई है और अब हमें मित्रवत रहना होगा। वह बस एक दर्द है। अच्छा ऐसा है। ली लुन ने बस इतना ही कहा। वह गहरी सोच में डूबी हुई लग रही थी, लेकिन जियो ने उसे ज्यादा देर तक बोलने नहीं दिया। क्या आप टहलने जाना चाहेंगे? जरूर, ली लुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जैसे ही जियो उसके पीछे आया और उसकी व्हीलचेयर को धकेलना शुरू किया। आमतौर पर ली लुन को किसी की मदद पसंद नहीं है और वह आमतौर पर क्यूई के साथ अपनी व्हीलचेयर को आगे बढ़ाती है, लेकिन वह हमेशा जियो के लिए एक अपवाद बनाती है क्योंकि इसे उसे लगता है कि वह उसके लिए खास है। तो आपकी खेती कैसी चल रही है? जियो ने पूछा जैसे ही उसने ली लुन को आंगन में धकेला। वे चांदनी का आनंद ले रहे थे जो उन पर पड़ रही थी। ठंडी हवा जियो और ली लुन दोनों को आराम दे रही थी। ये ठीक है, मुझे लगता है कि मैं एक सफलता के करीब हूँ। वास्तव में ये बहुत अच्छा है। जियो खुशी से चिल्लाया, जबकि एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। जल्द ही वे उस स्थान पर पहुंच गए जहां वे आमतौर पर अपना समय बिताते हैं। उसे पानी के फव्वारे के करीब रखते हुए जियो एक किनारे पर बैठ गया। उनके बीच एक शांत मौन बना रहा, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहा क्योंकि ली लुन ने कहा, जियो, मुझे अजीब सपने आने लगे हैं। क्या सपने? जियो ने संदेह के साथ पूछा, जबकि उसकी आंखों में समझ की झलक दिखाई दी। ली लुन का चेहरा भ्रम से भर गया जब वह बोल रही थी।
मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता, मेरे सपनों में कई छवियां चमकती रहती थीं, जबकि अंत में एक दरवाजा रहता था। उसे देखकर मेरे भीतर कुछ हमेशा कमरे में प्रवेश करने के लिए चीखता था, लेकिन अब तक मैंने खुद को नियंत्रित किया है। यह विचित्र है, जियाओ ने भ्रम के साथ कहा, जबकि वह जानता था कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि ऐसा हो रहा है ली लुन की विरासत की शुरुआत, लेकिन यह उसके सफर की शुरुआत मात्र है। उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना और समझना है और उसके लिए रास्ता भी कठिन है। अपनी विरासत के अंतिम बिंदु तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति और थोड़े भाग्य की आवश्यकता होगी। क्या आपने डॉक्टर को दिखाया? जियो ने पूछा। मैंने ऐसा किया, लेकिन उनका कहना है कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है, मेरे मौजूदा घावों के अलावा। इतना कहकर ली लुन चुप हो गया। शायद ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है बाद में ये ठीक हो जाए, अगर नहीं तो हम इसकी जांच कर सकते हैं, ठीक है? ये कहते हुए जियो ने ली लुन का हाथ पकड़ लिया, जबकि उसने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। ली लुन, मुझे उम्मीद है कि इस बार तुम्हें वो खुशी मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। जियो ने पूरे दिल से कामना की। अल्पविराम 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 अल्पविराम। वेलेंसिया क्या हुआ? एड्रिया ने पूछा जब वेलेंसिया अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें थोड़ी खोई हुई लग रही थीं। मुझे नहीं पता, वेलेंसिया ने अपने चेहरे पर एक भ्रूभंग के साथ उत्तर दिया। अब तक घूंघट ने उसके चेहरे को ढक रखा था, किसी को भी झांकने की अनुमति नहीं थी। यह एक उपयोगी खजाना था जो उसे इधर उधर ले जाता था। ठीक है, यह उसके लिए आसान हो सकता है यदि वह अपना चेहरा छिपा ले, लेकिन समस्या ये थी कि उसके वंश ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। ये दूसरों को अपने अधीन करने के लिए पैदा हुआ था और उसकी उपस्थिति में परिवर्तन मदद नहीं कर रहा था। वह इसे नियंत्रित करने में सक्षम हो सकती है, अगर वह अपनी शक्तियों पर अधिक नियंत्रण जागृत कर लेती है, लेकिन अभी के लिए उसे अपने चेहरे को छिपाने वाले खजाने जैसे घूंघट के साथ ही संतुष्ट होना पड़ा। क्या हो रहा है? जियो से मिलने के बाद से वेलेंसिया के लिए चीजें अजीब हो गई हैं। शुरुआत में उनकी लड़ाई से लेकर अब तक उसने जो चुनाव किया है, वो समझ नहीं पा रही है कि क्या हो रहा है। अपने जीवन में कभी भी उसका गुस्सा या उसकी भावनाएं इस तरह से नहीं बदली थी। उसकी भावनाएं तब भी शांत थी जब वह अपनी शाश्वत जेल से मुक्त हुई थी। उसे हमेशा से अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रहा है, लेकिन जब से वह जियाओ से मिली है, चीजें हमेशा नियंत्रण से बाहर होती दिख रही हैं। ये पहली बार है कि वह इतनी विविध प्रकार की भावनाओं से गुजर रही है, जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था, और यह उसे पागल कर रहा था क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे क्या हो रहा है? वेलेंसिया ने भौहें चढ़ाकर आश्चर्य व्यक्त किया। अज्ञात समय पर धत्तेरी की एक महिला गालियां देती हुई घने पेड़ों के बीच से भाग रही थी जो आसमान तक छेद करते प्रतीत हो रहे थे। उसका चेहरा सामान्य लग रहा था, ऐसा कुछ जो तीसरे स्वर्ग के किसी भी नागरिक के लिए संभव नहीं माना जाता था। उसके चेहरे पर एक निशान था, उसे देखने मात्र से पता चल जाएगा कि महिला भेष बदल कर आई थी। घने जंगल के बीच से भागते समय उसकी सांस फूलती हुई लग रही थी। मैंने उन्हें कम आंका। उसके विचार बेकाबू हो गए क्योंकि उसने अपनी नसों में दौड़ रहे जहर को बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि उसके लिए मौजूदा जहर बहुत ज्यादा था। इसका सबसे बुरा हिस्सा ये था कि इसने उसकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति, उसके ठंडे गणनात्मक दिमाग को निष्प्रभावी कर दिया था। अभी वह उन सभी भावनाओं को महसूस करना शुरू कर रही थी जिन्हें वह लंबे समय से भूल चुकी थी, और यह भी बढ़ गया था। ये तो बुरा हुआ। उसका मन धुंधला रहा था और उसकी सांस फूल रही थी। उसने अपने पीछा करने वालों से निपट लिया था, लेकिन उसे अभी भी एक सुरक्षित स्थान ढूंढना था। उसकी वर्तमान स्थिति के साथ इस क्षेत्र का सबसे कमजोर जानवर भी उसे मारने में सक्षम है। जैसे ही वह दौड़ती रही, वह जल्द ही एक समाशोधन में पहुंच गई। वहां उसकी निगाहों के सामने उसने एक आदमी को देखा, लेकिन वह कुछ भी कहने में सक्षम नहीं थी, जिसके आगे वह गिर गई। नहीं, महिला अपने दुष्स्वप्न से जागते ही चिल्लाई। वह सीधी बैठ गई, अपने गुस्से को नियंत्रित करने के लिए गहरी सांसें ले रही थी। उसकी आंखें आसपास घूम रही थीं, ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वह कहाँ है। और जल्दी उसके बेहोश होने से पहले जो कुछ हुआ था उसकी यादें उसके दिमाग से गुजर गईं, जिससे उसके मन में भरा बादल छंट गया। जल्द ही उसने बेहतर स्पष्टता के साथ कमरे में चारों ओर देखना शुरू कर दिया। वह बता सकती थी कि वह एक छोटी सी झोपड़ी में थी जिसमें जीवित रहने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त चीजें थीं। अभी उसे यह जानने की जरूरत थी कि वह कहाँ है। उसकी अधिकांश शक्ति सील कर दी गई थी। यह उस जहर से निपटने का एकमात्र तरीका था जो उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। बेशक समय के साथ वह ठीक हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी, फिर उन लोगों से बदला लिया जाएगा जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी। अरे मेरी भावनाएं और भी बढ़ रही हैं। शरीर के जकड़े होने के कारण उसकी भावनाएं अब उसके भीतर उमड़ रही थीं। मन जो ठंडा था उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा था। ओह, तुम जाग रहे हो। जैसे ही वह एक आलाप कर रही थी, छोटी सी झोपड़ी का दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसकी नजरें जल्द ही उस पर टिक गईं। वह आदमी 20 के दशक के अंत में दिख रहा था। उसके बाल और आंखें गहरी काली थीं। वो औसत लग रहा था, ऐसा अगर उसकी तुलना तीसरे स्वर्ग में रहने वालों से की जाए। लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा वह उसकी आंखें थीं। वे मर चुके थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके भीतर कोई इच्छा शेष नहीं है।
एक व्यक्ति का हस्ताक्षर सिर्फ इसलिए जीवित रहना जारी है क्योंकि वह जीवित रह सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना रास्ता खो चुका है, कोई ऐसा व्यक्ति जो मरने की प्रतीक्षा कर रहा है। उसका मेरे साथ भाग्य संबंध है। महिला या वेलेंसिया ने भाग्य को देखा जो उसे और उसके सामने वाले आदमी को जोड़ रहा था। एक बहुत छोटी और पतली रेखा उसे और उसके सामने वाले आदमी को जोड़ रही थी, जो ये संकेत दे रही थी कि वह पहले भी उसके जीवन में था। भाग्य में गहराई से देखने पर वह जल्द ही समझ गई कि उसके सामने कौन था। जियो, एक नाम जो बहुत पहले ही उसके दिमाग से निकल चुका था। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसकी आंखों में बस रेत फेर रहा था, लेकिन वर्तमान जियो उससे बहुत अलग था जैसा उसने उसे याद किया था। अब उसके सामने अभिमानी युवा स्वामी नहीं खड़ा है, केवल भाग्य की कठोर वास्तविकता से टूटा हुआ एक आदमी है। लगता है अफवाहें सच थीं। यहाँ तक कि वह अपनी कमजोर ताकत के साथ भी जियो को सापेक्ष आसानी से कुचल सकती है, जबकि वह तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गया है। उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसने वास्तव में दुनिया के सामूहिक हत्यारे के बारे में सुना था, एक आदमी जिसने मजबूत होने के लिए लाखों लोगों की हत्या करके अपने भाग्य और प्रतिभा को चुनौती दी, हमेशा कमजोर लोगों को ऊपर उठाने का लक्ष्य रखा, एक आदमी जो हर स्वर्गीय क्षेत्र में विवादित है। उस समय उसने इसके बारे में कुछ अफवाहें सुनी थी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके पास निपटने के लिए बेहतर चीजें थीं। हालांकि उसने सुना था कि वह लापता हो गया था और उसकी हत्या की कोई रिपोर्ट नहीं थी। वह पकड़ने के लिए एक फिसलन भरा आदमी था। हर प्राणी उससे नफरत करता था। उसकी मौत पर पैसे की गारंटी थी, जबकि कई लोग उसके रहस्यों को जानना चाहते थे, जो उसे अपनी प्रतिभा को चुनौती देने के लिए प्रेरित करता था, भले ही वह मामूली था। उसका भाग्य इतना खराब क्यों है? गहराई से देखने पर उसे जियाओ के भाग्य में कई गड़बड़ियां दिखाई दे रही थीं। सब कुछ गड़बड़ लग रहा था, जैसे किसी ने जबरदस्ती कुछ फाड़ने और ले जाने की कोशिश की हो, जबकि कोई और पहले से ही अस्त व्यस्त गंदगी में कुछ और ठीक करने और डालने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने गहराई से देखने की कोशिश की, उसके दिमाग में एक भयानक सिरदर्द भर गया। जिज्ञासु, तुम ठीक हो? उसने फिर से उसकी आवाज सुनी। जैसे ही उसकी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, वह उस पर समय के निशान देख सकती थी। उसका शरीर दुबला पतला था, जबकि उसकी आंखों में गहरा दर्द देखा जा सकता था, दर्द जो उसे खाए जा रहा था। हाँ, मैं ठीक हूँ, वेलेंसिया ने मुस्कुराते हुए कहा। तो मैं कहाँ हूँ? खैर, मैं अपनी नियमित सैर पर था जब तुम मेरे सामने आए और बेहोश हो गए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया और तुम्हारा यथासंभव अच्छा इलाज किया। मैं देखता हूँ आपको। धन्यवाद। राहत भरी सांस लेते हुए वालेंसिया ने जियो को धन्यवाद दिया। लेकिन मैं कहाँ हूँ? आप मेरे घर में हैं, या आप इसे ऐसा कह सकते हैं। जियाओ ने एक कमजोर मुस्कान के साथ जवाब दिया। जैसे ही उसने वेलेंसिया के सामने कुछ खाना रखा, वेलेंसिया ने उसे उत्सुकता से देखा, जिसके बाद उसने छोटी छोटी हरकतों के साथ उसे खाना शुरू कर दिया। आप जब तक चाहें रह सकते हैं, इसलिए कृपया अपने आप को घर पर ही रखें, जियो ने दरवाजे से बाहर जाते हुए कहा, जबकि वेलेंसिया वहीं गहरी सोच में डूबी बैठी थी। ये छिपने के लिए एक अच्छी जगह लगती है, उसने सोचा। अभी तो जियाओ इतना कमजोर है कि इस इलाके के जानवर उसे पहचानने से भी कतराते हैं। सिर्फ इसी वजह से वो जिंदा है। भला कौन रेत पर नजर दौड़ाएगा जिस पर वो चलते हैं? वो उसकी कमजोर आड़ का इस्तेमाल करके साफ नजरों से छिप सकती है। आखिरकार उसे ठीक होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। नहीं, क्या मुझे उसका उपयोग नहीं करना चाहिए? वेलेंसिया बेचैन हो रही थी। उसकी भावनाएं लीक होने के कारण वह कृतज्ञता महसूस करने लगी, कुछ ऐसा जिसे उसने खो दिया था। ये बुरा है, मुझे सब कुछ जल्दी वापस चाहिए। ऐसा कहकर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसे तेज सिरदर्द महसूस हुआ और वह बिस्तर से गिर पड़ी। धमाका! बाहर से आवाज सुनाई दी। जैसे ही जियो अंदर आया, उसने वेलेंसिया को जमीन पर देखा। वह दौड़कर अंदर गया और उसे उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। तुम ठीक हो? उसने पूछा, लेकिन वेलेंसिया ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग चीर दिया गया हो। उसे अपना संतुलन वापस पाने में कुछ क्षण लगे। धिक्कार है, इसके प्रभाव मेरे अनुमान से भी अधिक बुरे हैं। इस समय उसके शरीर के अधिकांश भाग में संवेदना समाप्त हो चुकी थी और वह जहर उसके दिमाग को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं अपनी याददाश्त को सील कर दूंगा, कृपया मेरा ख्याल रखना। अंत में वेलेंसिया ने जुआ खेला और अपनी सारी यादें बंद कर लीं, तथा दूसरी बार बेहोश हो गई। नहीं, फिर एक डरी हुई महिला बिस्तर पर उठी। उसका छुपा हुआ चेहरा पसीने से भरा हुआ था, जबकि उसकी आंखें अराजकता और भ्रम से भरी हुई थीं। शांत हो जाओ, सब ठीक है। उसके बगल से एक शांत आवाज सुनाई दी, जिससे उसने अपना सिर बगल वाले आदमी की ओर घुमाया। आप कौन हैं और मैं कौन हूं? उसने पूछा। उसके मन में केवल अंतहीन उलझन भरी हुई थी। बड़े भाई, मैंने कैसा किया? चेहरे पर एक जख्म के निशान वाली एक औसत दिखने वाली महिला बोल रही थी। उसने एक 20 साल के व्यक्ति को, जो मौत के दरवाजे पर खड़ा दिख रहा था, हाथ से बना कागज का हंस पकड़ा हुआ था। महिला की आंखें साफ और मासूम दिख रही थीं, जबकि उसके चेहरे पर एक दिल को छू लेने वाली मुस्कान थी। एक महिला की ऐसी नजर किसी को भी डराने के लिए काफी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने बस मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया और अजीब तरह से महिला के सिर पर थपथपाया। यार, ये तो बहुत गड़बड़ है।
उसने सोचा, लेकिन अंत में वह खुले दिल से मुस्कुराया, कुछ ऐसा जो वह काफी समय में पहली बार कर रहा था। उसने पहले ही सब कुछ छोड़ दिया था क्योंकि वह उसकी बाहों में मर गई थी। उसने पहले ही अपनी बहन को देख लिया था, लेकिन उसकी आंखों में वह कुछ भी नहीं था। वह कुछ भी नहीं था। अपनी बहन के प्रति गुस्सा, भाग्य के प्रति क्रोध, जीवन की अनिच्छा। अब तक इनमें से किसी का भी कोई मतलब नहीं रह गया था। उसके जीवित रहने का एकमात्र कारण यह था कि वह मर नहीं सकता था। वह खुद को कैसे मार सकता था जब उसने उसकी रक्षा के लिए अपनी जान दे दी? क्या वह उस एक चीज को नहीं फेंक रहा होगा जो उसने उसके लिए छोड़ी थी? अपनी जिंदगी। तब से उसकी सारी जिंदगी धुंधली हो गई थी। वह एक बेजान खोल की तरह घूमता रहा, यहाँ रहकर जहाँ उसकी कीमत नमक के बराबर भी नहीं थी। जिंदगी की मुश्किलों ने एक और इंसान को तोड़ दिया था। हालांकि उससे मिलने के बाद से चीजें थोड़ी बदल गई थी, ऐसा सोचकर वह अपने बगल में बैठी महिला की ओर मुड़ा जो उसके सिर को थपथपाते हुए मुस्कुरा रही थी। यह ऐसा कैसे हो गया? चूंकि उसने लड़ने की इच्छा और इच्छाशक्ति त्याग दी थी, इसलिए उसने किसी भी अन्य चीज की इच्छा भी त्याग दी थी। इसलिए उसने कुछ ऐसा किया जो उसने लंबे समय से नहीं किया था। उसने एक व्यक्ति की मदद की। वह वास्तव में भूल गया था कि पिछली बार उसने कब किसी की मदद की थी। दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया था, इसलिए उसने भी दुनिया से मुंह मोड़ लिया था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका चुनाव उसके हाथों में एक ऐसी महिला के हाथों में आ जाएगा जिसने अपनी सारी यादें खो दी थी। वह कुछ भी नहीं जानती थी। एक महीना बीत चुका था और किसी तरह वह इस व्यक्ति से काफी प्यार करने लगा था, जिसकी वर्तमान मासूमियत ने किसी तरह उसके एक हिस्से को ठीक कर दिया था। जो चीज उसे करनी थी वह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। किसी तरह उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वह एक बेटी की देखभाल कर रहे हैं, हालांकि वह बेटी एक शिशु जैसी दिखने के बजाय बहुत अनोखी लग रही थी। हाँ, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। जियो ने अपना सिर हिलाया, उन विचारों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था जो उसे कांपने पर मजबूर कर रहे थे। उसके हाथ हिल रहे थे क्योंकि उसने एक सुंदर, सुव्यवस्थित कागज का मुकुट बनाया और उसे महिला के सिर पर रख दिया। वाह, बड़े भाई, ये तो बहुत अच्छा है। प्रश्न में महिला ने कहा, जैसे ही उसने खुशी से मुकुट को पकड़ लिया। जियाओ ने अपना सिर हिलाया क्योंकि वह रात के आसमान में देख रहा था, जो अभी तक ज्ञात रहस्यों से जगमगा रहा था। इसे विदाई उपहार के रूप में लें। विदाई? उसने एक प्रश्न पूछा, जिस पर जियो ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी यादें तो वापस आ गई हैं, है ना? क्यों छुपा रहे हो? जैसे ही उसका प्रश्न समाप्त हुआ, वातावरण जम गया। जंगल के उस पार हर प्राणी में कंपन महसूस हुआ क्योंकि वे भी एक दूसरे से जुड़ गए थे। महिला की आंखों में मासूमियत गायब हो गई, जबकि असली मालिक का आगमन हुआ। तुम्हें कब से पता है? एक बर्फीली आवाज जो पिछले स्वर से मेल नहीं खाती थी, सुनाई दी। जियो वेलेंसिया की ओर मुड़ा, जिसका चेहरा अब धुंध में डूबा हुआ था। एक त्वरित स्कैन के बाद वह आकाश की ओर मुड़ गया। शुरू से ही, ठीक 2 दिन पहले से, है ना? जब तुम जानते हो तो मर जाओ। एक उदासीन आवाज सुनाई दी, जैसे कि भारी हत्या के इरादे ने जियो को घेर लिया हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर भी कोई दर्द नहीं हुआ। अपनी आंखें खोलने पर उसने केवल खालीपन देखा। जियो की आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी। लगता है अब मैं मर भी नहीं सकता। उसकी बुदबुदाहट ने शेष बचे सन्नाटे को भर दिया। याद करते हुए आकाश की ओर देखते हुए उसकी बुदबुदाहट जारी रही। मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी, यूई। वेलेंसिया आसमान की गहराई में तैर रही थी, उसकी निगाहें आसमान को निहारते हुए आदमी पर टिकी थी। उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी थीं, जो उसके लिए कुछ नया था। जन्म से ही उसे कभी कोई दुविधा नहीं हुई। वह जानती थी कि उसे क्या चाहिए और वह चाहती भी थी, लेकिन पहली बार उसके सामने एक प्रश्न था। मारना है या नहीं मारना है? एक हिस्सा उसे मारना चाहता था, तो दूसरा हिस्सा उसे सुरक्षित रखना चाहता था। सच तो यह है कि उसने खुद को ही बंद कर लिया था। उसे अपने अंदर के जहर से निपटने के लिए अपनी सोच की मुख्य धारा को खत्म करना था। इसलिए वह अपने साथ घट रही घटनाओं से पूरी तरह वाकिफ थी। उसने सब कुछ एक फंसे हुए व्यक्ति की तरह देखा था, जिसे अपनी जिंदगी को एक खुले पर्दे से देखने के लिए मजबूर किया गया था। जो हिस्सा बचा था, वह एक तरह से उसका सच्चा रूप था। अगर उसे कोई प्रतिभा नहीं मिली होती, अगर वह अपने भाग्य के बारे में नहीं जानती होती और अगर उसे कभी साधना नहीं मिली होती, तो उसने जो जीवन जिया और जो बनी वह कुछ ऐसा था जो उसे होना चाहिए था अगर वह एक नश्वर होती, एक साधारण जीवन जो उसने अपने बड़े भाई के साथ बिताया। नहीं, मैं बड़ी हूँ, मुझे बड़ी बहन होना चाहिए। वेलेंसिया के दिमाग में फिर से गलत बात घूम गई। हालांकि जहर निकाल दिया गया था, लेकिन साइड इफेक्ट का एक संकेत अभी भी बना हुआ है, जो कि उसके दिमाग का दमन और उसकी भावनाओं को बढ़ावा देना है। कुछ ऐसा जिसकी उसे आदत नहीं थी। उसके लिए ये सब पहली बार था और यह उसके दिमाग को परेशान कर रहा था। उसकी निगाहें जियाओ पर गईं जो रात के आसमान के नीचे अकेली बैठी थी। उसके मन में जो कुछ भी हुआ उसकी यादें कौंध गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी खुशी से मुस्कुरा सकती है। जब उसने नियंत्रण पा लिया था, उसके स्वर्ग की सभी भावनाएं उसके साथ जुड़ गई थीं। ये किसी ऐसी चीज की लहर थी जिसे उसने कभी महसूस नहीं किया था और जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। ये प्यार था। यही कारण है कि वह उसे मार नहीं सकी, क्योंकि उसका स्वर्ग जो बचा था, वह नहीं मार सका। अपने पूरे जीवन में वेलेंसिया ने प्यार शब्द से नफरत या घृणा की।
उसने खुद देखा था कि कैसे इस प्यार ने उसकी माँ के जीवन को नष्ट कर दिया था। उसने अपने कई सहयोगियों को प्यार में पड़ते देखा था, कुछ एक साथ ऊपर उठे जबकि बाकी एक साथ गिर गए। उसके मन में उनके लिए केवल अत्यंत घृणा थी। दूसरे पर निर्भर रहने में क्या मजा है? क्या अपने भाग्य को अपने हाथों में रखना बेहतर नहीं है? मूर्ख। यही वह उनके बारे में सोचती थी। उसे मौन पसंद था और मजबूत होने की भावना का आनंद लेती थी। प्यार केवल कमजोर और मूर्खों के लिए था। अचानक वेलेंसिया के मन में उसके दूसरे मालिक द्वारा कहे गए शब्दों की स्मृति आई। लेस दिन ये सचमुच अफसोस की बात है, तुम्हारा हृदय बहुत ही बंद है, मेरी शिक्षाओं की पूरी सीमा को ग्रहण करने के लिए बहुत अनिच्छुक है। बिना किसी भावना के तुम सभी भावनाओं को अच्छी तरह से निभाते हो, लेकिन सच्चे प्रेम के बिना तुम कभी भी मेरी तकनीक के शिखर तक नहीं पहुंच पाओगे। और वास्तव में दुख की बात यह है कि यदि तुम जानते भी हो तो भी तुम कभी भी इसे ग्रहण नहीं कर पाओगे। वर्तमान तुम नहीं ग्रेटर दैन। वेलेंसिया को अभी भी वह नजर याद है जो उदासी से भरी थी, स्वयं के प्रति नहीं बल्कि वेलेंसिया के प्रति। तब उसके मन में वह उपहास करती थी। अपनी प्रतिभा के साथ वह कौन सी तकनीक नहीं देख सकी, वह कौन से रहस्यों को नहीं जान सकी। लेकिन अंत में उसका दूसरा गुरु सही था। उसने तकनीक को देखा, फिर भी उसके पास इसे चलाने के लिए कुछ कमी थी। उसे प्यार की कमी है। मुझे क्या करना चाहिए? वेलेंसिया का मन एक प्रश्न से भर गया। उसकी भूली हुई आत्मा की भावनाएं उसके साथ जुड़ गईं, जिससे वह जियो से जुड़ गई। जहर के दुष्प्रभाव उसे पीड़ा दे रहे हैं और उसे नहीं पता कि यह कब गायब हो जाएगा। अगर वह इस तरह वापस लौटती है तो वह गलतियां कर सकती है। आखिरकार उसे महसूस हुए काफी समय हो गया है। अच्छा, अब मुझे आराम करने दो। उसने सोचा कि जैसे ही वह जंगल की गहराई में प्रवेश करेगी, जहां सबसे खतरनाक जानवर रहते हैं, लेकिन इस निम्न जीवन क्षेत्र में उसके लिए वे सभी चींटियों की तरह थे। जल्दी से वह केंद्र में बैठ गई, जहां उसके ऊपर एक झरना बह रहा था। उसकी शक्तियां फैल गईं जिससे उसकी दृष्टि में कोई भी चीज प्रवेश नहीं कर सकी। पालथी मारकर बैठकर वह ध्यान करने लगी, लेकिन उसकी एकाग्रता ज्यादा देर तक नहीं टिकती थी। उसका मन हमेशा भटक जाता था, चाहे वह कितनी भी कोशिश करे। वही चेहरा उसके दिमाग में बार बार आता रहता था, उसके विचारों पर हावी हो जाता था, उसे ध्यान भटकाने पर मजबूर कर देता था। जो कुछ हुआ था उसकी स्पष्ट यादें उसके अंदर टेप की तरह घूमती रहती थीं। हर पल उसके दिल की गहराई में अंकित होता जा रहा था। मैं क्यों खोया हुआ महसूस कर रहा हूँ? उसकी उलझन भरी मीठी आवाज सुनाई दी। जीवन भर उसे अकेलेपन का कभी डर नहीं लगा। हमेशा अपने आप पर निर्भर रहें, कभी भी कमजोरी मत दिखाओ, और अकेलापन आपको और भी मजबूत बना देगा। वह हमेशा उन सिद्धांतों का पालन करती थी, कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुई। साधना ही वह सब थी जिसकी उसे आवश्यकता थी। बाकी जो उसके रास्ते में आए वे केवल विकर्षण थे। लेकिन अब अकेले बैठने पर उसकी भावनाएं वास्तव में खो गईं और प्रेम का स्पर्श पाकर उसके भीतर कुछ बदल गया। लगता है कि मेरी भावनाओं को दबाने वाले उपकरण के नष्ट हो जाने का मुझ पर उससे कहीं अधिक प्रभाव पड़ा है जितना मैंने सोचा था। वेलेंसिया ने सोचा। उसके शरीर ने उसे संपूर्ण भावना प्रदान की थी, जिससे उसे शुद्ध तर्कसंगतता के साथ कार्य करने में मदद मिली। बेशक उसके पास भावनाएं थीं, लेकिन वे प्रमुख रूप से दमित थीं और साथ ही उसकी प्राकृतिक मानसिकता को जोड़ते हुए किसी भी चीज को प्रभावित करना मुश्किल था। बेशक वह मुस्कुराती थी और भावनाएं दिखाती थी, लेकिन ये सब उसे उसके दूसरे गुरु ने सिखाया था। उसे सिखाया था कि भावनाओं को खिलौनों की तरह कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि लोग उसके साथ खेलें। हाँ, उसके लिए सबसे अच्छा समाधान उसकी समस्या के स्रोत को खत्म करना होगा, लेकिन उसकी भावनाएं उसे रोक रही थीं। इसके अलावा उसे डर था कि दुष्प्रभाव दूर नहीं हो सकता है। उसका शांत मन अब इस पर काबू पाने के तरीकों का विश्लेषण करने की कोशिश कर रहा था। अगर वह अपनी इंद्रियों को वापस नहीं पाती है तो बढ़ी हुई भावनाओं में उसे अपने भविष्य के रास्ते में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विशेष रूप से उसकी साधना में वह अपने दिमाग में दिखाई देने वाले जियो के चेहरे के साथ कैसे रह सकती थी। लेकिन वह उसे कैसे मारती? क्या ऐसा करने से उसके अंदर नई भावनाएं जागृत होंगी? उसने दूसरों को खोने का दुख देखा था, वह खुद पर ऐसा दुख नहीं चाहती थी। किसी चीज का मूल्य खोने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बार बार अनुभव करना या उसका उपयोग करना। वेलेंसिया ने सिद्धांत बनाया। उसका शांत मन इस तथ्य को स्वीकार कर रहा था। दुख की बात है कि वह जिसने अपना जीवन प्रेम से दूर बिताया था, वह जो हमेशा तर्कसंगत तरीके से काम करने की कोशिश करती है, वह नहीं जानती थी प्रेम में कुछ भी तर्कसंगत नहीं है। खिलौनों, भोजन, उपहारों या खजाने के विपरीत, ये केवल समय के साथ बढ़ता गया। जितना अधिक आप इस पर खर्च करेंगे उतना ही आप इसकी मिठास में डूब जाएंगे। ये कुछ ऐसा है जिसके परिणामस्वरूप महानतम नायकों का उदय हुआ और जिसने महानतम शक्तियों के पतन का कारण बना। अच्छा, मैं इस योजना का पालन करूंगा। ऐसा सोचते हुए वह जो भी योजना बनाई थी उसे क्रियान्वित करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन फिर भी वह भाग्य के खेल के कारण अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सकी। जब वह छोटी थी तो जियो उसके पीछे भागता था, उसकी सुंदरता के पीछे भागता था, और अब उसके मन में उसके लिए भावनाएं हैं। वह उसके साथ सोने से भी बढ़कर अपना समय बिताने के लिए तैयार है। लगता है मैं भी भाग्य के अधीन हूँ। ऐसा सोचते हुए वह गायब हो गई। जियाओ के पास पहुंची जो अभी भी जमीन पर लेटा था। उसकी आंखें आसमान से ऊपर थीं।
किसी की उपस्थिति महसूस करते हुए उसने अपना सिर घुमाया, देखा कि बाईं ओर वही महिला अब उसके बगल में बैठी थी। उसका चेहरा धुंध से छिपा हुआ था। आश्चर्य की एक चमक ने उसे भर दिया क्योंकि उसने उसे देखा, लेकिन जल्द ही उसकी आंखें सामान्य हो गईं। तुम वापस क्यों आए हो? उसने पूछा, और किसी तरह जियो के चेहरे पर बेपरवाह भाव देखकर, जो पहले उसे दिया करता था उससे कोसों दूर था, उसने महसूस किया कि उसका दिल दब गया। तो ये भावनात्मक पीड़ा है। वेलेंसिया ने जवाब देते हुए इसे नोट कर लिया। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मदद? तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जियो ने उलझन में पूछा और वेलेंसिया ने अपना सिर हिलाया। हाँ, ऐसा लगता है कि मेरे खोए हुए आत्मा की भावनाएं मुझे प्रभावित कर रही हैं और इसे सुन्न करने के लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ कुछ समय बिताएं। वह जैसे ही बोली, जियो को जवाब देना था, उसने अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रुको, ये मुफ्त में नहीं होगा। मेरी हैसियत तुम्हारी कल्पना से भी ऊपर है। तुम्हारी मदद के बदले में मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। कुछ भी संभव है। इतना कहकर सन्नाटा छा गया। जियो की आंखों में एक छिपी हुई इच्छा चमक उठी। वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, क्या आप मेरे लिए कुछ खोज सकते हैं? उसने पूछा, आपको किस चीज की जरूरत है? उसने पूछा, मुझे आपसे ये पता लगाने की आवश्यकता है कि क्या योरूफ्लेमिया जीवित है या पुनर्जन्म से गुजर रही है। जियो बेवकूफ नहीं था। भले ही वह उसकी बाहों में मर गई थी, वह अभी भी जानता था कि वह उच्चतम क्रम की फीनिक्स थी। हालांकि वह उन दिग्गजों के असली रहस्यों से अवगत नहीं था। उसने अभी भी उनकी पुनर्जन्म शक्ति के बारे में सुना था और वह जानना चाहता था, बस ये जानना चाहता था कि क्या वह जीवित है। योरू, क्या तुम्हारा मतलब अग्नि मंदिर की प्रतिभा से है? हाँ, मैं इसकी जांच कर सकता हूँ, लेकिन इसमें समय लगेगा। वे अपने परिवार के बारे में बहुत गुप्त रहते हैं। वेलेंसिया ने कहा कि उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर भावनाओं की लहरें हिल रही थीं। जियो के चेहरे पर प्यार भरी लेकिन दुखी भावनाओं को देखकर उसने महसूस किया कि उसका दिल जोर से दबा, लेकिन इस बार एक अलग कारण से, और वेलेंसिया ये भी नहीं बता सकी कि यह भावना क्या थी। सचमुच, तुम कर सकते हो, तो फिर तुम्हें मेरा धन्यवाद। ऐसा कहकर जियो अपनी आरामदायक स्थिति से उठकर सीधा बैठ गया और उसने गंभीर भाव बना लिया। तो, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? उन्होंने पूछा तो उन्हें जवाब मिला। एक हाथ आगे बढ़ाया गया। उलझन में उसने अपने सामने धुंधले चेहरे को देखा। मेरे हाथ पकड़ें। एक अप्रत्याशित उत्तर ने उसे झकझोर दिया, जिससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। क्या आपको यकीन है? उसने पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया। ये सुनकर वह आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी रीढ़ में झुनझुनी दौड़ गई। कोमल, ये सबसे मुलायम चीज थी जिसे उसने कभी छुआ था। उसने महसूस किया कि दुनिया का सबसे अच्छा रेशम भी इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। जल्द ही उसने महसूस किया कि उसकी उंगलियां उसके सामने खड़ी महिला की उंगलियों के साथ उलझ गई हैं। ये ठीक है, वेलेंसिया ने धीमी आवाज में, थोड़ी कांपती हुई आवाज में कहा। क्या आप कुछ कहेंगे? जियो ने पूछा। नहीं, एक ठंडा जवाब आया, जिसने उसे चुप करा दिया। उसके लिए दुख की बात थी कि वह वेलेंसिया के पूरी तरह से लाल चेहरे को नहीं देख पा रहा था। सिर्फ हाथ पकड़ने से ही उसके दिल की धड़कन उसकी सोच से अधिक तेज हो रही थी। वेलेंसिया को प्यार का विरोध करने का प्रशिक्षण शुरू किए हुए 2 सप्ताह हो चुके हैं और यह सचमुच शियाओ के लिए सिरदर्द का एक बड़ा कारण बन गया है, जो धुंध जैसे चेहरे वाली उस अजीब महिला से और अधिक परेशान होता जा रहा था। हालांकि तब भी वह एक तरह से उसकी संगति का आनंद लेने लगा था। उसने उसके अकेलेपन के एक छोटे से हिस्से को भरने में मदद की थी। वह एक दोस्त से कहीं अधिक बन गई थी। खैर, उसे यकीन नहीं था। उसके अंदर एक खटकने वाली भावना थी कि वह उससे पहले भी मिल चुका था, लेकिन उसने इस बारे में अधिक नहीं सोचा। आखिरकार, वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। हालांकि यह वेलेंसिया से अलग था, क्योंकि वह भावनाओं के रोलर कोस्टर से गुजर रही थी, जिसे वह कभी नहीं जानती थी कि वह भी हो सकती है। हर दिन वह जियो से चिपकी रहती थी, उसकी भावनाओं से प्रतिरक्षा हासिल करने की कोशिश करती थी, लेकिन किसी तरह यह काम करता हुआ प्रतीत होता था, फिर भी काम नहीं करता था। जब वह मुस्कुराता तो वह अपने दिल को हल्का महसूस करती। जब उसकी मुस्कान गायब हो जाती तो वह अपनी भावनाओं को और अधिक दुखी महसूस करती। जब वह उसकी आंखों में जीवन की कमी देखती तो उसे गुस्सा आता। वह अपना सारा समय उसे देखने में बिताती। उसके सोते हुए चेहरे को देखना किसी तरह उसका शौक बन गया था। यह एकमात्र समय था जब वह उसका असली चेहरा देख सकती थी। वह उसके पास होने मात्र से ही खुशी से भर उठती। दुनिया उसे और अधिक रंगीन लगने लगती। सब कुछ दिव्य था। वेलेंसिया पहली बार पूरे दिल से हंस रही थी, जबकि उसकी मुस्कुराहटें सिर्फ फिट होने के लिए बनाई गई थीं, ताकि वह अपनी सुंदरता का उपयोग करके दुनिया को अपने इशारे पर चला सके। यह पहली बार था जब उसने खुद को इतना स्वतंत्र महसूस किया था। लेकिन जिस बात ने उसे झकझोर दिया वह ये थी कि जितना अधिक वह जियाओ को देखती थी, उतना ही अधिक वह ये समझने लगती थी कि वह एक मरा हुआ आदमी था जो चल रहा था। दुनिया में कुछ भी उसे प्रेरित नहीं कर रहा था, जबकि वह सब सामान्य व्यवहार कर रहा था। वह देख सकती थी कि यह आदमी जियाओ के बचे हुए अंतिम अंगारे हैं। वह स्पष्ट रूप से उस श्राप को देख सकती थी जिसे स्वर्ग ने जियाओ पर रखा है। एक ऐसा श्राप जो उसे अंदर से खा रहा है।
वेलेंसिया समझ नहीं पा रही थी कि वह उसके प्रति आकर्षित क्यों थी। निश्चित रूप से यादें और जो चीजें उसने देखी थी वे उसे प्रभावित कर रही थी, लेकिन अगर वह कोई अन्य व्यक्ति होता तो भी यह वैसा ही होता। उसने अनगिनत प्रतिभाशाली और शक्तिशाली लोगों को देखा था, स्वर्गीय विरोधियों के पीछे की बुद्धिमत्ता के रूप में उसने स्वर्ग के विरोधियों का अपना उचित हिस्सा देखा था। उसका सबसे अच्छा सहयोगी वह आदमी एक चलता फिरता दुर्भाग्य है। उसकी प्रतिभा हास्यास्पद और चरम है। उसका रूप बहुत अच्छा है, लेकिन बस इतना ही। उसे लगता था कि वह एक सहयोगी है। उसका ध्यान आकर्षित करने की उसकी कोशिशें कभी काम नहीं आई, लेकिन ऐसा उसकी भावनाओं के अधिकतम दमन के कारण था। क्या होगा यदि वह अब वापस आ जाए? क्या उसका लगातार उसका पीछा करना उसे प्रभावित करेगा? ये सरल प्रश्न वेलेंसिया के मन में और अधिक उबलने लगा, इसलिए उसने गायब होते ही निर्णय लिया। वह वापस वहीं लौट गई जहां से उसे जाना चाहिए था। उसके मन में जिज्ञासा भर गई और बदले की भावना गहराई से पनपने लगी। अल्पविराम 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 अल्पविराम। एक सप्ताह बाद वह पुनः प्रकट हुई। वेलेंसिया आकाश में तैर रही थी। उसकी आंखें पहले से कहीं अधिक गंभीर थीं। ये वही था। वह अपनी भावनाओं से मुक्त होकर वापस चली गई थी, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदला था। किसी महान प्रतिभा या उस आदमी ने उसे कुछ भी महसूस नहीं कराया था। जब वह जा रही थी तो उसे महसूस हुआ कि वह खोने की पीड़ादायक भावना थी। इसलिए उसने खुद से सवाल किया, वह क्या था जो उसे उसके पास खींच रहा था? अतीत की भावनाओं के अलावा? और फिर उसे एहसास हुआ, उसके बारे में एक चीज थी जो उसकी जिज्ञासा को खरोंचती रही। यह उसका भाग्य था। उसने ऐसा भाग्य कभी नहीं देखा था। सबसे उज्ज्वल और महान भाग्य जो उसने कभी देखा था वह था वह लड़का, स्वर्गीय विरोधियों का नेता। यह इतनी चमक से चमक रहा था और इच्छा से भरा था कि इसने उसे अंधा कर दिया, लेकिन उसने केवल यही महसूस किया। वह इससे अंधी हो गई थी। ये शुद्ध और आकर्षक था, लेकिन उसने महसूस किया जैसे कि यह नर्म। लेकिन जियाओ की बात अलग है। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह अंत नहीं देख सकी। उसने इस पर सवाल उठाया था। पिछले सप्ताह उसने इस पर शोध किया। उसका जीवन कई शक्तिशाली और बेहद प्रतिभाशाली लोगों से जुड़ा था, फिर भी वह साधारण निकला। ये कैसे संभव था? प्रतिभा प्रतिभा को आकर्षित करती है और राक्षस राक्षसों को आकर्षित करते हैं। यही तो कानून था। तो उसका भाग्य इतना बुरा कैसे था? या क्या उसका भाग्य उससे छीन लिया गया था? लेकिन वह चाहे जैसी भी दिखती हो, वह उन कमीनों की कोई दखलंदाजी नहीं देख सकती थी। नहीं, यह उसके स्तर से परे की बात थी। यहाँ तक कि वह अपने अधीन सभी के साथ भी जियो के भाग्य की वास्तविक सीमा को नहीं देख सकती थी। ये कभी खत्म होने वाला था। ये टूट रहा था और ठीक हो रहा था। यह अराजकता थी। नहीं, ये तो भाग्य के विरुद्ध लड़ाई थी। भाग्य का कुछ हिस्सा उसकी मृत्यु चाहता था, दूसरा हिस्सा उसे वह देने के लिए संघर्ष कर रहा था जो वास्तव में उसका था। और इन सब के बीच में जियो की सच्ची इच्छा थी, एक इच्छा जो दो दिग्गजों के बीच फंसी हुई थी, फिर भी यह अभी भी बुझी नहीं थी। यह इतना सुंदर था कि वह इसे याद कर रही थी। वह और अधिक गहरे में डूब रही थी और वह रुक नहीं सकती थी। इसलिए उसने उसके पास जाना शुरू कर दिया। अपने कर्तव्यों के कारण वह लंबे समय तक उसके साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए हर हफ्ते एक बार वह उससे मिलने जाती थी, उसके साथ समय बिताती थी, उसे जानती थी। धीरे धीरे जो एक नवोदित बीज था वह बहुत बड़ी चीज में विकसित हो गया। तो तुमने योरू के बारे में क्या सुना? जियो ने पूछा। मुझे अभी तक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही मिल जाएगी। वेलेंसिया की ठंडी आवाज सुनाई दी, जबकि उसके दिल में गहरी पीड़ा थी कि उसके पास पहले से ही जानकारी थी और वह जानती थी कि जियो को यह पसंद नहीं आएगा। अपनी स्वार्थी इच्छा के कारण उसने इसे छिपाया था। इस तरह समय बीतता गया। 6 महीने बीत गए। मुझे यकीन है कि इससे वह आश्चर्यचकित होंगे। वेलेंसिया ने सोचा कि उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसकी सांसों में एक खजाना था जो जियाओ को पूरी तरह से बदल सकता था। यह उसे अपनी वर्तमान स्थिति को बदलने का एक उचित मौका भी दे सकता था। इसलिए एक उम्मीद भरे मन से वह उसी स्थान की ओर बढ़ी, लेकिन इस बार किसी कारण से उसने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। मैंने उसकी सुरक्षा के लिए पहले ही इंतजाम कर लिए हैं। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन ये भावना अभी भी बनी हुई थी। इसलिए उसने भाग्य के धागे को खींच लिया और जियो के स्थान पर पहुंची और देखा कि स्वर्गीय विरोधियों का एक सदस्य जियो के दिल के माध्यम से अपनी तलवार चला रहा है। उसकी शक्तिशाली तलवार ने जियो और उसके पुनरुत्थान की संभावना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये देखकर वालेंसिया का दिमाग खाली हो गया। उसके पास भाग्य को भांपने की शक्ति थी, इसलिए वह जानती थी कि मृत्यु निकट है। लेकिन जियो की गड़बड़ व्यवस्था के कारण वह कभी भी उसके वास्तविक जीवन की अवधि के बारे में नहीं जान सकी। उसके द्वारा स्थापित शक्तियों को उसकी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन वे उसके सदस्यों के खिलाफ किसी काम की नहीं थी। वे स्वयं एक संघ में थे। साथ ही सबसे निचले सदस्यों को भी एक विशेष खजाना दिया गया था जो उन्हें भाग्य को चुनौती देने में मदद करता था। ये खजाना वेलेंसिया द्वारा बनाया गया था। मैंने उसे मार डाला। वह मर चुका है। वह मेरी वजह से मरा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया घूम रही है? लेकिन वह कैसे मर सकता है? वेलेंसिया के जीवन में पहली बार उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ टूट रहा है, लेकिन इससे पहले कि वह कहीं जा पाती, वे दुष्प्रभाव गायब हो गए। उसका मन दबाने वाला पूरी ताकत से वापस आ गया और उसकी सभी भावनाओं को सील कर दिया।
इसकी शक्ति बढ़ गई। ओह, वह मर गया। ऐसा ही एक विचार उसके मन में आया। वह मुड़कर चली गई। उसका मन पहले से ही जम चुका था, लेकिन एक आंसू उसके चेहरे से फिसलकर जमीन पर गिर गया। पहला आंसू जो उसने बहाया था। मन दबाने वाले ने अपनी भूमिका निभाई थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह उससे परे कुछ दबा रहा था जिसे वह दबा भी नहीं सकता था। उस दिन वेलेंसिया का एक हिस्सा मर गया, उसे पता ही नहीं चला। कुछ ऐसा जो उसे महान बनाता, उस दिन खो गया। जब तक उसे इसका एहसास होता, तब तक बहुत देर हो चुकी होती। कुछ भावनाओं को कभी भी बंद नहीं किया जाना चाहिए, इससे केवल राक्षस पैदा होंगे, बिना रोक टोक वाले राक्षस। केवल जब उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा तो वे बढ़ेंगे। और एक बार जब ये स्वतंत्र हो गया तो अराजकता का शासन शुरू हो जाएगा। वेलेंसिया बिना एक बार भी मुड़े उसकी पीठ से दूर चला गया, जबकि जियो का शरीर जमीन पर गिर गया। उसके चेहरे पर शांति का संकेत था, जबकि उसके दिल में एक अफसोस बढ़ रहा था कि वह ये नहीं जान सका कि योरू के साथ क्या हुआ था। जैसे कि भाग्य से जुड़े दो लोगों की कहानी उस दिन टूट गई। एक अज्ञात समय बाद। तो यह अंत है। वेलेंसिया ने सोचा कि जब वह ब्रह्मांड को निगलने वाले विनाश को देख रही थी, तो वह एक विशाल सिंहासन पर बैठी थी। उसकी आंखें स्वर्गीय वृक्ष को देख रही थीं जो सड़ रहा था। यह अनादि काल से जीवित था, फिर भी अब यह लुप्त हो रहा है और मर रहा है, और जल्द ही वह भी मर जाएगी। आसन विनाश के बीच उसकी निगाहें शांत रहीं। उसके चारों ओर ब्रह्मांड टूट रहा था और नष्ट हो रहा था। खरबों जीवन खो गए और भुला दिए गए। वेलेंसिया बहुत बदल गई थी। वह कई चीजों से गुजर चुकी थी, लेकिन अंत में भी वे इससे हार गए। चाहे उनके पास कितनी भी स्वर्ग को चुनौती देने वाली प्रतिभा क्यों न हो, अंत में वे सभी अंत को रोकने में विफल रहे। यहाँ तक कि वह पुरुष अपनी सारी शक्ति और प्रतिभा के साथ गिर चुका था। केवल वह बची थी, जो बमुश्किल क्षय का प्रतिरोध कर रही थी। अपने जीवन को बनाए रखने के लिए ब्रह्मांड के अंतिम शेष भाग्य का उपयोग कर रही थी। एक ऐसा कारनामा जो सभी क्षेत्रों को हिला देगा, लेकिन अब वह इन क्षणों को किसके साथ साझा करे? उसके लिए क्या बचा था? वह ऐसी शक्तियों और ऊंचाइयों तक पहुंच गई थी जिसकी कल्पना अन्य लोग भी नहीं कर सकते थे। सर्वोच्च शासन करने वाले देवता पीछे हट गए। प्राचीन लोग जो खुलेआम छिपते थे, उससे डरते थे। समय और यहाँ तक कि अंतरिक्ष के सर्वोच्च प्राणी भी उसे छोटा नहीं आंकते थे, और यहाँ तक कि मूल लोग भी उसके साथ सम्मान से पेश आते थे। आखिरकार वह मोहक भाग्यहीन भगवान। उसके पास सब कुछ था और अब कुछ भी नहीं है। वह जो कुछ भी जानती थी वह बहुत पहले ही चला गया है। उसकी माँ, उसके स्वामी, उसके सहयोगी, वे सभी चले गए हैं और वह जल्द ही उनके साथ मिल जाएगी। उसकी हौंकते हुए उसके हाथ पत्थर की ओर मुड़ गए। ये कुछ ऐसा था जो बदलने में सक्षम था, दुनिया को दूसरा मौका दे रहा था, लेकिन क्या इसे मदद मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वेलेंसिया ने अपना सिर हिलाया। वह जानती थी कि भले ही वह वापस चली जाए, भले ही वह सब कुछ जानती हो, वह ब्रह्मांड के परिणाम को बदलने में सक्षम नहीं होगी। चाहे वे कितनी भी तैयारी करें, चाहे वह कितनी भी योजना बनाए, इसके खिलाफ कुछ भी काम नहीं करेगा। मृत्यु आसन होगी। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं कुछ खो रहा हूं? अपने चारों ओर फैले विशाल खालीपन के बीच वेलेंसिया यह नहीं बता सकती थी कि वह क्या महसूस कर रही थी। उसकी आंखों में मौत झलक रही थी, लेकिन वह कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही थी। वह बहुत पहले ही भूल चुकी थी कि उसने आखिरी बार क्या महसूस किया था। वह सोच रही थी कि उसने कुछ ऐसा करने का फैसला किया है जो उसने काफी समय से नहीं किया था। उसने अपना दबाने वाला यंत्र हटाने का फैसला किया। उसने बहुत पहले ही अपनी शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, क्योंकि ताकत केवल तभी उपयोगी होती है जब आप अपनी शक्तियों पर नियंत्रण रखते हैं। उसने कभी भी अपने दमनकारी को हटाने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि वह जानती थी कि एक बार उसने ऐसा कर लिया तो दर्द, उदासी, पछतावा, घृणा, सब कुछ की भावनाएं उसे प्रभावित करेंगी, और वेलेंसिया को यकीन नहीं था कि वह इसे संभाल पाएगी। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो रहा था। उसे किस बात की चिंता थी? और जल्द ही दबाने वाला यंत्र हटा दिया गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसने महसूस किया कि उसका शरीर कांप रहा है। भावनाएं जो पता नहीं कब से उसके शरीर को चीर रही थी, उसकी साधना टूटने लगी, उसका मन टूटने लगा। अभूतपूर्व दर्द ने उसके पूरे शरीर को भर दिया। वह अलग हो रही थी। वर्षों तक रोके रखने से वह अंदर से नष्ट होने लगी थी। अपनी भावनाओं पर से मुहर हटाना ही उसे मार रहा था। अच्छा, ऐसा है। वेलेंसिया ने शांति से समझ लिया। उसे भर देने वाला दर्द ज्यादा मायने नहीं रखता था। उसे वैसे भी मरना था। ये केवल अपरिहार्य को लंबा खींच रहा था। जल्द ही उसका दिमाग उन सभी चीजों को भूलने लगा जो उसने अपने लिए बनाई थी, और उसकी निगाहें उसके हाथ में रखे पत्थर पर चली गईं। उसका दिमाग उस खजाने की ओर चला गया जो उसके आयाम में था, खजाने जो देवताओं को भी पागल कर देंगे। तभी उसने एक अनोखी चीज देखी। वहां मौजूद सभी खजानों के बीच एक चीज बेजोड़ थी। वह थी एक कागज का मुकुट। यह क्या है? एक क्षण के लिए वेलेंसिया के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई। उसके हाथ हिल गए। जैसे ही उसके हाथों में मुकुट का कागज दिखाई दिया, यह एक सामान्य सा दिखने वाला कागज का मुकुट था, जिसमें कुछ भी विशेष नहीं था। फिर भी उस पर समय संरक्षण की सर्वोच्च संरचना रखी गई थी, जो उसने कभी देखी थी। मेरे पास ये क्यों है? वेलेंसिया को याद नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ था। जैसे ही वह सोच रही थी, उसका दिमाग फिर से हिल गया। एक स्मृति जो उसके दिमाग की गहराई में बंद थी, टूट गई, और जल्द ही वह उस पर किसी और की तरह छा गई।
घटनाएं पागलपन की तरह सामने आती रहीं, हर एक दूसरे से ज्यादा मीठी। उसकी सभी यादों की तुलना में ये छोटी थी, लेकिन किसी तरह इसने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया। मेरे द्वारा कैसे भूल हो सकती है? वेलेंसिया की आंखें छलकने लगी। सबसे कठिन दर्द में भी आंसू नहीं गिरे। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे उसने खो दिया था, आंसू जो युगों पहले बह जाने चाहिए थे, उन्हें अंततः गिरने का मौका मिला। दर्द, नुकसान की भावनात्मक पीड़ा ने उसे भर दिया, जिससे उसकी अंतिम मृत्यु कम हो गई। लोगों की कुछ यादें इतनी दर्दनाक होती हैं कि उन्हें याद रखना उनके लिए मुश्किल होता है। इसलिए उनके मस्तिष्क का एक हिस्सा शरीर की रक्षा के लिए ऐसी यादों को बंद कर देता है। वेलेंसिया के मामले में भारी भावना से निपटने में असमर्थ मन दबाने वाले ने जियो से संबंधित सभी यादों को सील करने का फैसला किया। इस प्रकार प्रभावी रूप से किसी भी समस्या को दूर कर दिया। मैं समझ गया। आखिरकार मैं समझ गया गुरुजी। वेलेंसिया को अंततः अपने दूसरे गुरु की शिक्षा का अंतिम भाग समझ में आ गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, खून के आंसू गिरने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उसके पूरे जीवन की यादें उसके सामने घूम गईं और तब उसे समझ आया, वह अकेली थी। जियो, एक नाम जो बहुत पहले खो गया था, एक ऐसे व्यक्ति का नाम जिसे कोई याद नहीं करता। फिर भी ब्रह्मांड के अंत में यह वही नाम था जिसने वेलेंसिया के पूरे मन, शरीर और आत्मा को भर दिया था। लेस देन मेरी बेटी, अपनी खुशी ढूंढो ग्रेटर देन। वेलेंसिया की मां ने मरते समय कहा। लेस देन शिष्य, तुमने ये सब तो कर लिया, लेकिन तुम सचमुच स्वार्थी कब बनोगे? ग्रेटर देन। उसके पहले स्वामी, और जिसे वह अपनी दूसरी मां मानती थी, ने उदास आंखों से पूछा, जब उसकी आत्मा की आखिरी चिंगारी गायब हो गई। लेस देन वेलेंसिया, तुमने सब कुछ खो दिया है, केवल अंत में ही तुम शीर्ष के अकेलेपन को सही मायने में समझ पाओगे। ग्रेटर देन। उसके दूसरे मालिक ने उससे बात की, ठीक उसके आत्महत्या करने से पहले। प्यार, ये बहुत मीठा और घिनौना है। वेलेंसिया ने सोचा। जैसे ही वह सिंहासन से उठी, उसका शरीर टूट रहा था। उसने कागज के मुकुट को पकड़ लिया और उसे अपने सिर के ऊपर रख लिया। इस समय कोई अन्य खजाना इसके मूल्य की तुलना नहीं कर सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके भीतर इसका मतलब था कि वह वास्तव में अकेली नहीं थी। लगता है अब मुझे एक सच्चा लक्ष्य मिल गया है, वेलेंसिया ने हंसते हुए कहा। उसकी आंखें गहरी हो गईं, जबकि उसके चेहरे पर एक पागल मुस्कान थी। उसके पूरे अस्तित्व के चारों ओर किसी और की तरह जुनून नहीं था। जल्द ही उसने अपने पूरे अस्तित्व को जला दिया, क्योंकि वह अतीत में भाग्य को भी देखती थी। सामान्य रूप से यह संभव नहीं होना चाहिए था, लेकिन ब्रह्मांड के तत्व जर्जर थे और वेलेंसिया ने भाग्य में ये परिवर्तन करने के लिए अपने पूरे आत्मा का उपयोग किया है। उसके हाथ तारों के चारों ओर घूम रहे थे, क्योंकि वह अतीत में एक छोटा सा बदलाव कर रही थी। सिर्फ एक चीज, और यह उसे मार रही थी, लेकिन वह संतुष्ट थी। उसकी पागल मुस्कान चौड़ी हो रही थी। जियो, इस बार बड़ी बहन तुम्हें जाने नहीं देगी। उसकी कोमल आवाज, जो शांत किंतु घातक थी, सुनाई दे रही थी। प्रेम जो सब कुछ निगल जाने की धमकी दे रहा था, उसकी आंखों में भर गया। इसलिए उसने पत्थर को कुचल दिया, जिससे उसका पूरा शरीर गायब हो गया। युगों से दबी हुई भावनाएं निकल आईं। लेकिन ये प्रेम क्या अराजकता लाएगा? मोहक, भाग्यहीन ईश्वर के रूप में जानी जाने वाली स्त्री का प्रेम कितना भारी होगा? नहीं, प्यार में पागल औरत क्या पागलपन लाएगी? कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो चुका था। ब्रह्मांड में जो अंतिम चीज बची थी, वह एक साधारण कागज का मुकुट था। तो मुझे क्या लेना चाहिए? जियो ने अपने आप से पूछा, जैसे ही उसने अपने पास उपलब्ध सभी चीजों को देखा। अभी वह अखिल क्षेत्र में अपने दूसरे व्यक्तित्व में था। वह एक बेंच पर बैठा था और उन चीजों को देख रहा था जिन्हें वह अपने हाथ में मौजूद पैसों से खरीद सकता था। अखिल क्षेत्र में जो चीजें खरीदी जाती हैं, वे उन आयामी कीड़ों की बदौलत आपके पास लाई जाएंगी। एकमात्र समस्या लागत की थी। यह उसके सिर को चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। यदि आप जो उत्पाद खरीदते हैं वह आपके अपने दायरे से आता है, तो डेवलपर नोड स्वयं ही सामान को आप तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त से अधिक है। इसका अपना कार्य है जो मदद करेगा। फिर यह आपके द्वारा उपयोग किए जा रहे डेवलपर नोड के प्रकार पर निर्भर करेगा। केवल उच्चतम ग्रेड वाले में ही वह कार्य होता है। लेकिन शुक्र है कि जियो के पास उसका ऑल सीयर है, जो अपने आप में एक अलग ही श्रेणी का है। बेशक वह आयामी परिवहन में भी सक्षम था, लेकिन अगर जियो ने ऐसा किया तो इससे केवल समस्याएं ही पैदा होंगी। आखिरकार, अगर चीजें अलग अलग आयामों के बीच डेवलपर नोड के भीतर गायब हो गईं, तो कौन जानता है कि किस तरह के राक्षस उसके पीछे आएंगे। जब तक जियो को एक ठोस समर्थन नहीं मिल जाता, तब तक बेहतर है कि ज्यादा आश्वस्त न हो। मन, यही जिंदगी है। बिक्री के लिए रखे आग से जुड़े सभी खजानों को देखते हुए जियाओ उन सभी को उत्साह से देखता रहा। जब खजाना उसकी उंगलियों पर है तो वह अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा क्यों करेगा? हालांकि असली महान खजाने के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। ब्रह्मांड कभी भी चीजों को आसान नहीं बनाता। ऐसा सोचते हुए उसने कई उत्तम खजानों की खोज की जो उसकी दो ज्वालाओं की शक्ति को बढ़ाने में मदद करेंगे। उन दो लोलुपों को बढ़ने के लिए अपने स्वयं के दो अलग अलग निश्चित आत्मीयता आधारित अग्नि ज्वलनशील खजानों की आवश्यकता है। अन्य 9 ज्वालाओं को अभी जागृत करना बाकी है। जियो समझ गया कि उसकी साधना का मार्ग बहुत कठिन होगा। अपनी सभी लपटों को बढ़ाने के लिए उसे जो धन की आवश्यकता होगी, उसका उल्लेख नहीं करने के लिए उसे निश्चित रूप से अधिक धन की आवश्यकता होगी, और इसके लिए
उसके पास पहले से ही एक योजना है लेकिन अभी समय नहीं है, इसलिए वह सब लाया है जिसकी उसे आवश्यकता है। साथ ही इस तथ्य को भी जोड़ा कि स्थानिक छलांग की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसका उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जिनके पास उच्च श्रेणी का निवासी नोड नहीं है। सब ठीक लग रहा है, ऐसा सोचते हुए जियो खड़ा हो गया और उसने समय देखा। वह मुस्कुराया, खुद को थपथपाते हुए वह जल्द ही टेलीपोर्ट हो गया। जैसे ही वह एक सीट पर पहुंचा, उसके चारों ओर कई लोग भी कई सीटों पर बैठे थे क्योंकि वे केंद्र में नीचे देख रहे थे। जियो अब दूसरे क्षेत्र से संबंधित युद्ध क्षेत्र में था। ये स्मोरियन की प्रजाति से संबंधित है। वे सभी अनोखे दिखते थे क्योंकि वे सभी कांच के बने थे। उन सभी के पास मानव शरीर था और उन्होंने कपड़े पहने थे, हर एक का कांच का रंग अलग था। इसके अलावा वे सभी मानव दिखते थे। उनकी अपनी अनूठी साधना प्रणाली भी है। वे कुछ समय से ब्रह्मांड में हैं और सी रैंक के क्षेत्र हैं। ब्रह्मांडीय क्षेत्र से संबंधित लड़ाइयों में अलग अलग विराम होते हैं। सबसे पहले एक दुनिया से संबंधित कॉमिक रिंग के साथ लड़ाई करनी होती है। अपने स्वयं के तब तक लड़ते रहते हैं जब तक कि कोई सच्चे ब्रह्मांडीय स्तर के लिए लड़ाई करने की योग्यता तक नहीं पहुंच जाता है। यहीं पर ताकत, स्थिति और खजाने के लिए असली लड़ाई होती है। इस मजेदार हो जाएगा, जियो ने सोचा जैसे ही उसने कुछ खाद्य पदार्थों को खाना शुरू किया। स्टेडियम के चारों ओर चीजें उत्साहित हो रही थी। उनके कांच जैसे शरीर की खनक पूरे कोलोसियम में गूंज रही थी। नीचे 2 दरवाजे थे जो खुल रहे थे क्योंकि 2 सामग्री बाहर निकलने लगी थी। आप सभी लोग अनब्रेकेबल और 2 स्ट्रॉन्ग सेनानियों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें। MC की आवाज स्टेडियम में गूंज उठी और माहौल गर्म हो गया। अटूट, अटूट, अटूट। अधिकांश दर्शक अनब्रेकेबल के लिए जयकार कर रहे थे क्योंकि वह कई प्रशंसकों वाला एक अनुभवी फाइटर था। जबकि 2 स्ट्रिंग अभी शुरुआत कर रहा था और कोई भी उसके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। फाइटर अनब्रेकेबल का शरीर काले कांच जैसा था जो कठोर और मजबूत दिख रहा था, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी 2 स्ट्रॉन्ग सोने और लाल रंग का मिश्रण था जो उसे अधिक सुंदर दिखता था। खैर, ये प्रजाति पर निर्भर करता था। कोलोसियम पर कई महिलाएं उसे अपना समर्थन दे रही थीं, जिससे पुरुषों की ईर्ष्या भड़क रही थी। फिर जियो था जो 2 स्ट्रॉन्ग को एक गर्म मुस्कान के साथ देख रहा था। अगर 2 स्ट्रॉन्ग ने उसकी निगाह देखी होती तो वह अपने कांच जैसे चूतड़ को पकड़ते हुए भागना शुरू कर देता। यह इतना डरावना था। आपको कथानक का अनुसरण करना चाहिए। जियो ने मैच शुरू होने के लिए मुस्कुराते हुए सोचा। आखिरकार, उसने 2 स्ट्रॉन्ग पर 1 बिलियन का दांव लगाया था। जब वह ऑल रियलम में शामिल हुआ था, उसके सामने वाला लड़का काफी प्रसिद्ध था। अब से वह अपने मैचों में से 6 लगातार जीतेगा। एक छोटा सा रिकॉर्ड बनाएगा, लेकिन जिस चीज के लिए वह वास्तव में जाना जाता था, वह थी खेलों में से एक में उसकी मृत्यु जो प्रफुल्लित करने वाली थी। कुछ जीत के बाद उसकी प्रतिभा उसके सिर पर हावी हो गई, जिससे उसका अहंकार बढ़ गया। इस प्रकार एक लड़ाई में वह किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ गया जिसे वह नहीं कर सकता था और उसे कांच के टुकड़ों में तोड़कर मार डाला गया। ये दृश्य हास्यास्पद था क्योंकि जिस तरह से उसकी मृत्यु हुई थी, वह एक विशाल हथौड़ा था जो उसके ऊपर से आया और उसे कुचल दिया, जबकि वह अपने बारे में शेखी बघारता रहा। यहाँ तक कि वर्षों बाद भी ये दृश्य हास्यास्पद था। वर्तमान मुकाबला एक पर एक था। यहाँ कई अलग अलग लड़ाइयाँ हैं, जिनमें कीमिया, पाककला, आध्यात्मिक, कानून, दाव, डोमेन और भी बहुत कुछ शामिल है। लेकिन यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जिन साधकों को केवल साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वे मैचों में क्यों आएंगे और लोगों को लड़ते हुए क्यों देखेंगे? क्यों न वे अपना सारा समय स्वयं को बेहतर बनाने में लगाएं? इसका कारण सरल है, क्योंकि ये दर्शकों को साधना के बारे में अधिक जानने में मदद करता है। लोग किस तरह से लड़ते हैं, क्यूई का उनका उपयोग, उनकी समझ, लड़ाई देखने से उन्हें बढ़ने में मदद मिलेगी। सच्ची प्रतिभाओं की लड़ाई देखने की कीमतें वास्तव में बहुत अधिक हैं। लड़ाई शुरू हो, MC चिल्लाया, जिससे दोनों खिलाड़ी आपस में लड़ने लगे। अनब्रेकेबल का शरीर अंधेरे में चमकने लगा, उसका कांच जैसा शरीर सख्त हो गया, उसके चारों ओर की आभा भारी हो गई। जबकि 2 स्ट्रॉन्ग बस अपने दुश्मन को शांति से देख रहा था। उसकी बाहों के चारों ओर सोने और लाल आभा लिपटी हुई थी। धमाका! जल्द ही अनब्रेकेबल 2 स्ट्रॉन्ग के सामने प्रकट हुआ। उसकी हथेलियां अपने दुश्मन को मारने के लिए चमक रही थीं, लेकिन वह ज्यादा कुछ नहीं कर सका क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग के मिश्रित रंग उसकी रक्षा करते हुए आगे बढ़े और अनब्रेकेबल को दूर धकेल दिया। और इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, विभिन्न रंगों से मिश्रित एक मुट्ठी उसके चेहरे पर लगी और उसे उड़ा दिया। क्लिक, क्लिक, क्लिक। कांच टूटने की आवाज सुनी जा सकती थी। अनब्रेकेबल का शरीर टूट रहा था। उसे वापस लड़ने का मौका भी नहीं मिल रहा था क्योंकि उसके शरीर पर 2 स्ट्रॉन्ग द्वारा लगातार हमला किया जा रहा था। और अंत में एक शक्ति से भरे पंच के साथ अनब्रेकेबल का शरीर टुकड़ों में टूट गया। उसके कांच के टुकड़े जमीन पर गिर गए और उसकी प्रतिभा का हिस्सा खो गया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया और हर कोई उसे देख रहा था। ऐसी एक तरफा लड़ाई देखना दुर्लभ है। हालांकि हर कोई चुप नहीं था क्योंकि जियो चिल्लाता रहा, हाँ, इस जीत के लिए धन्यवाद दादाजी, आप भी बहुत अच्छा करिए। उसके हाथ में रखा खाना फेंक दिया गया और जियो लगातार खुश होता रहा। खैर, उसे कौन दोषी ठहरा सकता है? सट्टेबाजी का अनुपात 1:10 था, इसलिए उसने बिना कुछ किए 10 बिलियन बना लिए। कोई भी इससे खुश होगा। हाँ, मुझे अमीर बनाते रहो, जियो ने सोचा जैसे वह दूर चला गया। तो ये बात है ना?
जियो ने विशालकाय दिखने वाली इमारत को देखते हुए कहा, जो खूबसूरती से बनाई गई थी और उसके चारों ओर सौम्य लेकिन खतरनाक नीली रोशनी थी। अभी जियो विश्व आत्मा संघ की एक इमारत के सामने खड़ा था। जियो ने अंततः एक विश्व आत्मा गुरु के मार्ग पर चलने का फैसला किया था और सड़क किसी भी तरह से आसान नहीं थी। अभी भी और रियल्म के भीतर है। उसने अधिक मनुष्यों के साथ एक क्षेत्र चुना था और वहां मौजूद एसोसिएशन बिल्डिंग में टेलीपोर्ट किया था। जियो को विश्व आत्मा मास्टर्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, केवल इतना कि उनकी ऊर्जा का उपयोग अधिक रहस्यमय और सुंदर है। ये ज्ञात है कि आत्मा ऊर्जा विश्व आत्मा क्षेत्र एक एसएसएस जो रैंक वाले क्षेत्र से आती है। पिरामिड के शीर्ष पर कोई भी उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता, वहां कठोर योग्यताएं पूरी करनी होती हैं। फिर भी विश्व आत्मा ऊर्जा चारों ओर विद्यमान है, बस इसकी शुरुआत विश्व आत्मा क्षेत्र से होती है। वहां विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है, जबकि क्यूई भाग्य को चुनौती देने से संबंधित है। विश्व आत्मा ऊर्जा वास्तविकताओं को समझने और उन्हें अपनी इच्छानुसार उपयोग करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। अभी जियो अपने दायरे के शिखर पर है और अधिक क्यूई लेने की कोशिश करना बेकार होगा। बेशक उसके पास स्वर्ग के नियमों को दरकिनार करने का अपना तरीका है, लेकिन अभी के लिए वह विश्व स्पिरिट ऊर्जा पर अधिक ध्यान दे रहा होगा। यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर वह पहले नहीं चला था, इसलिए यह मजेदार होने वाला है। दृढ़ कदमों के साथ जियो ने शांति से इमारत में चलना शुरू कर दिया। वहां कोई गार्ड नहीं था, सिर्फ इस साधारण कारण से कि कोई भी एसोसिएशन के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करता। इसकी मुख्य शाखा विश्व आत्मा की दुनिया से शुरू होती है। जो लोग उनके खिलाफ गए थे उनका अंत अभी भी उन लोगों को डराता है जो जीवित हैं। जियो आसानी से अंदर चला गया क्योंकि उसकी आंखें चारों ओर घूम रहे विभिन्न व्यक्तियों पर टिकी थीं। उनमें से सभी ने एक प्रतिष्ठित विश्व आत्मा मास्टर पोशाक पहनी हुई थी, उनकी पहचान के बैच के साथ एक सौम्य नीला वस्त्र। जैसे ही जियो ने प्रवेश किया, सभी की निगाहें उस पर केंद्रित हो गईं। उसकी अनूठी पोशाक बाहर खड़ी थी, लेकिन कोई भी उसके साथ गड़बड़ करने नहीं आया क्योंकि हर कोई देख सकता था कि वह एक विश्व आत्मा मास्टर के रूप में योग्य है। आखिरकार कोई भी इमारत का दरवाजा तभी खोल सकता है जब कोई थोड़ी मात्रा में विश्व आत्मा ऊर्जा की आपूर्ति करता है। इसके अलावा जियो खुद भी थोड़ी मात्रा में शराब छोड़ रहा था। उसकी नजरें सुंदर लेकिन शांत जगह पर थी क्योंकि उसकी नजर रिसेप्शन पर केंद्रित थी। उस ओर चलते हुए उसने शांति से सुंदर मानव महिला का अभिवादन किया। नमस्ते, हाँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? महिला की आवाज मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, जिसने जियाओ की नसों और उसकी मानसिक स्थिति को शांत कर दिया। उसके चेहरे पर एक पेशेवर मुस्कान थी क्योंकि वह उसके बात करने का इंतजार कर रही थी। मैं विश्व स्पिरिट मास्टर के रूप में पंजीकरण कराना चाहता हूँ। जियाओ ने यह बात कही जिससे महिला एक क्षण के लिए आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन जल्द ही वह अपने होश में आ गई क्योंकि उसके हाथ चमक उठे, जिससे जियाओ के सामने एक स्क्रीन प्रदर्शित हो गई। इस एसोसिएशन में शामिल होने के लिए पहले व्यक्ति को विश्व आत्मा गुरु होना चाहिए। उसने पहली आवश्यकता बताई और जियो ने अपना सिर हिलाया, अपने विश्व आत्मा कोर के स्कैन के लिए सहमति व्यक्त की, ताकि यह समझा जा सके कि क्या वह सीमित समय के लिए विश्व आत्मा ऊर्जा का उपयोग करने के लिए किसी कलाकृति का उपयोग कर रहा था। और यह जल्दी से किया गया था जैसे उसने किया था। उसने बहुत अधिक आरामदायक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। आपने पहली आवश्यकता पूरी कर ली है और शामिल होने से पहले कृपया आपके समक्ष प्रस्तुत नियम व शर्तें पढ़ लें। ठीक है। ये सुनकर जियो ने ऑल सीयर से इसे पढ़ने और जल्दी से महत्वपूर्ण भागों को बताने के लिए कहा और जल्द ही उसे सब कुछ का सार मिल गया। कुछ ही सेकंड में उसने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने आत्मा चिन्ह का उपयोग किया, इसे बंद कर दिया। मैं समझ गया, कृपया मुझे पुष्टि करने के लिए कुछ समय दें। महिला बोली, उसकी आंखें हवा में चमकती रहीं। निचले लोग के व्यक्ति को वह खोई हुई और पागल लगेगी, लेकिन शीर्ष पर पैदा हुए भाग्यशाली लोगों के लिए ये सिर्फ एक सामान्य रोजमर्रा का दृश्य होगा। अच्छा, सब कुछ ठीक है, तो चलिए आपकी प्रतिभा का परीक्षण करते हैं, महिला ने कहा। और जैसे ही उसने कहा, एक आदमी जो लगभग 20 साल का लग रहा था, हाथ हिलाते हुए जियाओ के पास आया। भाई, इस तरफ। जियो ने अपना सिर हिलाया और उस आदमी का पीछा करने लगा। जल्द ही उसे एक कमरे में ले गया जिसके बीच में एक गोला तैर रहा था। अब कमरे में केवल जियो और वह आदमी ही रह गए थे। जियो ने जैसे ही उस गोले को देखा, वह तुरंत समझ गया कि वह क्या था। उसने आने से पहले ही कुछ शोध कर लिया था। वह गोला रंग की 7 श्रेणियां प्रदर्शित करके उसकी प्रतिभा को मापेगा। बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। वायलेट सबसे कम प्रतिभा वाला और लाल सबसे अधिक प्रतिभा वाला था। जल्द ही जियो आगे बढ़ा और उसने अपने हाथ उस गोले पर रखे जो एक पल के लिए स्थिर रहा, जिसके बाद नील का रंग चमक उठा। ये देखकर जियो को यहाँ लाने वाला व्यक्ति मुस्कुराया। बधाई हो, आपकी प्रतिभा औसत लग रही थी। धन्यवाद, जियो ने तटस्थ स्वर में कहा। दूसरों की सोच के विपरीत, बैंगनी सबसे निम्न है, नील का मतलब औसत है और नीला एक प्रतिभाशाली है, ऊपर वालों के लिए। खैर, वे केवल विश्व आत्मा क्षेत्र के भीतर ही पाए जाएंगे। यही कारण है कि विश्व आत्मा क्षेत्र के निवासी विश्व आत्मा स्वामी को नीची नजर से देखते हैं जो उनके क्षेत्र से संबंधित नहीं है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि भाई का नाम क्या है? आदमी ने पूछा। जियो ने क्या कहा? डेथमार्क।
ये सुनकर आदमी की आंखें झपक गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह तो बस अपना कर्तव्य निभा रहा था और जियो को उस महिला के पास वापस ले गया जिसने सारी जानकारी पहले ही प्राप्त कर ली थी। उसने जियो की ओर सिर हिलाया और कुछ ही सेकंड में सब कुछ हो गया। अपने हाथों को लहराते हुए उसके हाथों में एक बैज दिखाई दिया। जैसे ही उसने इसे जियो को दिया, जिसने इसे दिलचस्पी से देखते हुए ले लिया। बाकी सभी जानकारी आपको भेज दी गई है। अगर आपको कोई और संदेह हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। ठीक है। उन शब्दों के साथ जियो वापस चला गया क्योंकि ऑलसीयर ने उसे प्राप्त होने वाले सभी लाभों के बारे में बताया। विश्व आत्मा स्वामी संख्या में कम थे, इसलिए उनसे जुड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को हमेशा एक वरदान के रूप में देखा जाएगा। जियो ने जल्दी से विशेष साइट के अंदर प्रवेश किया, जिसमें अलग अलग मैनुअल और शिक्षाएं थीं, प्रत्येक मूल्य के लिए उपलब्ध थीं। लेकिन शुक्र है कि जियो पहली बार सदस्य बनने के नाते उसे एक किताब मुफ्त में लेने का मौका मिला और उसने अपनी खोज को ऑलसीयर द्वारा अनुशंसित पुस्तक की तलाश में निर्देशित किया। वह अंततः उस तक पहुंच गया, लेकिन जब जियो ने शीर्षक पढ़ा तो वह झुंझलाहट में अपनी आंखें झपकाए बिना नहीं रह सका। वह कैसे न रोक सका। जब किताब पढ़ी जाती है, लेस देन विश्व आत्मा मास्टर के लिए शुरुआती गाइड, यहां तक कि एक बेवकूफ भी सीख सकता है। ग्रेटर देन। तुम अब भी मुझ पर नाराज हो? जियो ने पूछा। नहीं, बस आपको पसंद नहीं। अब मैं कह सकता हूं कि यह भावना पारस्परिक है, जियो ने उत्तर दिया, लेकिन उसने फिर भी पुस्तक खरीद ली। इसके साथ ही वह एक सच्चे विश्व आत्मा गुरु से एक निःशुल्क कक्षा का भी हकदार है। ऐसा लगता है कि आगे मजेदार समय आने वाला है। यदि क्यूई वह अथाह ऊर्जा है जो भाग्य को चुनौती देने और स्वर्ग के विरुद्ध लड़ने की ओर ले जाती है, तो विश्व आत्मा ऊर्जा वह सुंदर शांत महासागर है जो हानिरहित और मजेदार लगता है, लेकिन जब तूफान आता है तो उसका क्रोध सबसे भयंकर होता है। जियो ने पढ़ना शुरू किया क्योंकि उसने विश्व आत्मा ऊर्जा के बारे में अधिक जानना शुरू किया। अभी वह ऑल रियल्म के भीतर एक प्रशिक्षण कक्ष में था। कक्ष विश्व आत्मा एसोसिएशन का है। हालांकि यह मुफ्त नहीं है, इसकी लागत काफी अधिक है, लेकिन ऑल रियल्म को पार करने वाले लोगों में से कोई भी गरीब नहीं है। इसके अलावा जियो अमीर है, यह उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ की अवधारणा अधिक अनोखी है। विश्व आत्मा ऊर्जा वास्तविकता के स्वरूप को बदलकर चमत्कारों को एक अलग तरीके से बनाने से संबंधित है। जियो ने पहले ही पुस्तक पढ़ना समाप्त कर दिया था, चीजों के बारे में एक बुनियादी विचार प्राप्त कर लिया था। अपने कौशल का उपयोग करते हुए रिकॉर्ड और विश्लेषण चीजों को तोड़ना और उसे अपने मस्तिष्क में लोड करना आसान है, लेकिन फिर भी बाकी लोगों की तरह उसे अभी भी चीजों की अपनी समझ प्राप्त करनी होगी। अपने मन को शांत करते हुए जियो ने गहरी सांस ली, पालथी मारकर बैठ गया। जियो ने आसपास की ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर दिया। भले ही यह एक आभासी वास्तविकता से अधिक है, यह अभी भी उपयोगकर्ता को 100% वास्तविक जीवन का एहसास देता है। साथ ही बढ़ी हुई विश्व आत्मा ऊर्जा के साथ इसे हौंफना आसान है। जियो के चारों ओर वह एक शांत नीली ऊर्जा को अपने दिमाग को आराम देते हुए महसूस कर सकता था। उसके अंदर गहराई में उसका विश्व आत्मा कोर कांप रहा था और विश्व आत्मा ऊर्जा बाहर निकल रही थी। वह विश्व आत्मा क्षेत्र के साथ अपने छोटे से संबंध को महसूस कर सकता था। वर्तमान में ये कमजोर था, लेकिन जियो की समझ से उसका संबंध समय के साथ बेहतर होगा। जितना अधिक वह सीखता है और विश्व आत्मा ऊर्जा को समझता है, उतना ही उसका संबंध मजबूत होता जाएगा और अपने चरम पर वह विश्व आत्मा क्षेत्र से एक सर्वोच्च संबंध स्थापित करने में सक्षम हो सकता है। वहां तक यात्रा करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन यह एक लंबा रास्ता है। अभी जियो अपने संबंध को मजबूत बनाने और विश्व आत्मा ऊर्जा को प्राप्त करने पर केंद्रित है। उसके कौशल के विश्लेषण भाग के कारण यह बहुत आसान था। इस दौरान जियो का दिमाग एक कंप्यूटर की तरह था जो यह समझने की पूरी कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे आसपास की अदृश्य नीली परतें जियो को एक सुंदर नीले रंग में घेरने लगी। उसके सफेद और काले बालों का मिश्रण चारों ओर नाच रहा था। धीरे धीरे जियो ने महसूस किया कि उसका ध्यान सांसारिक स्तर से हट गया है। कुछ सेकंड बाद जियो ने अपनी आंखें खोली। ऐसा लगा जैसे वह एक ऐसी जगह पर आ गया है जो समुद्र की तरह पूरी तरह से नीला है। जियो को अपनी आत्मा में गहराई से शांति महसूस हुई। वह बड़े नीले शून्य में तैर रहा था। कुछ सेकंड के लिए चारों ओर देखने के बाद उसकी निगाह इस दुनिया के बीच में चमकती एक अधिक गहरी नीली रोशनी पर पड़ी। मेरी दुनिया से आत्मा का संबंध। इसे देखते हुए जियो जल्दी से समझ गया कि यह क्या था। यह उसकी पतली रेखा थी जो उसकी विश्व आत्मा शक्ति के स्रोत की शुरुआत से जुड़ रही थी। अभी यह एक बहुत छोटी सी रोशनी है, सिर्फ एक चमक है, लेकिन जैसे जैसे वह इसे आगे बढ़ाता रहेगा, ताकत बढ़ती जाएगी। ठीक क्यूई की तरह एक बार जब जियो अपने स्तर के शिखर पर पहुंच जाएगा तो उसे सफलता पाने के लिए अपनी सीमा को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। अभी जियो विश्व आत्मा संवेदन पर है, जिसके 2 स्तर हैं, और एक बार जब वह अपने चरम पर पहुंच जाता है तो उसे विश्व आत्मा आंदोलन में सफलता पाने के लिए विश्व आत्मा क्षेत्र के साथ अपने बंधन को मजबूत करने की आवश्यकता होगी। यह एक चक्र है जो जारी रहता है, और जल्द ही जियो गायब हो गया क्योंकि उसने प्रशिक्षण कक्ष में अपनी आंखें खोलीं। जियो के दिमाग को तटस्थ अवस्था में पहुंचने में कुछ मिनट लगे। उसने अपने हाथ उठाए, उसने उस पर ध्यान केंद्रित किया क्योंकि उसके चारों ओर नीली रोशनी इकट्ठा हो गई, और जल्द ही उसके हाथ में एक सफेद गोला बन गया जिसने अंतरिक्ष को रोशन कर दिया। उसने अपना हाथ लहराया और प्रकाश का गोला उसके हाथ से तैर गया, जियो के ऊपर राज कर रहा था। तो यह एक सांसारिक नियंत्रण है।
जैसे QE साधना में साधना तकनीकें होती हैं, वैसे ही विश्व आत्मा स्वामियों के पास सांसारिक नियंत्रण होता है। प्रत्येक का अपना कार्य होता है। सांसारिक नियंत्रण ने वास्तव में जियो को उन तथाकथित मंत्रों की याद दिला दी जिनके बारे में उसने इंग्रिड की दुनिया में पढ़ा था। वे कुछ काल्पनिक चीजें थीं और किसी तरह विश्व आत्मा उपयोगकर्ता जादूगरों के समान सिद्धांत से मेल खाते थे। जियो ने जो प्रयोग किया वह प्रकाश का एक गोला था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसे प्रकाश से लगाव है। भविष्य में वह इस पर कोई डोमेन नहीं बना पाएगा। लेकिन विश्व आत्मा स्वामी विभिन्न प्रकार के सांसारिक नियंत्रण करने में सक्षम है। जबकि QE साधना में निकट युद्ध और दूरी की लड़ाई दोनों होती है, विश्व आत्मा उपयोगकर्ता केवल दूरी से ही लड़ते हैं। अपने दुश्मन को नीचे गिराने के लिए विभिन्न नियंत्रणों का उपयोग करते हैं। वे पागलपन की हद तक नए सांसारिक नियंत्रण और नई तकनीकों को खोजने की कोशिश करते रहते हैं। हमेशा विश्व आत्मा ऊर्जा के बारे में नई चीजें खोजने की कोशिश करते रहते हैं। उनमें से अधिकांश संरचनाएं बनाने में सक्षम होने से समृद्ध हैं। केवल विश्व आत्मा स्वामी ही इसके लिए सक्षम है। इस प्रकार उनकी हर जगह आवश्यकता होती है। इससे मेरी ताकत एक कदम और बढ़ गई है। जियो ने प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। अभी उसने बहुत से सांसारिक नियंत्रण नहीं सीखे हैं। जो उसने इस्तेमाल किए थे वे एक टियर 0 मंत्र थे। टियर में वृद्धि का मतलब होगा कि इसकी शक्ति भी बढ़ जाती है और इसलिए विश्व आत्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके ऊपर कई ऊपरी स्तर हैं। जितना बड़ा स्तर उतनी अधिक शक्तियां सामने आएंगी। यहाँ तक कि स्तरों के बीच अन्य रैंकिंग भी हैं, लेकिन वर्तमान जियो के लिए वे पहुंच से बाहर हैं। कुछ चीजें सिर्फ पैसे से नहीं लाई जा सकती हैं। हालांकि जियो उन जगहों को जानता है जहां वह अधिक शक्तिशाली वस्तुएं प्राप्त कर सकता है। एकमात्र नकारात्मक पक्ष यह है कि वर्तमान में उन स्थानों तक पहुंचना आसान नहीं होगा। एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जियो ने अपना हाथ लहराया क्योंकि रोशनी के अधिक गोले दिखाई दिए। एक विश्व आत्मा मास्टर को सांसारिक नियंत्रण पर समय बिताने की आवश्यकता होती है। एक सांसारिक नियंत्रण को समझने और इसका उपयोग करने में सक्षम होने के लिए बहुत समय खर्च किया जाना चाहिए। लगता है मुझे कुछ यात्राएं करनी होंगी। मुस्कुराते हुए जियो खड़ा हो गया। उसने काफी समय प्रशिक्षण में बिताया था और उसकी शक्तियों में कुछ वृद्धि हुई थी। सोचो तो, क्या अब समय नहीं आ गया है कि ऐसा हो? जियो के चेहरे पर मुस्कान आ गई जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा। ऐसा लग रहा था कि चीजें और अधिक मजेदार होने वाली हैं। जल्द ही वह और रियल से लॉग आउट हो गया क्योंकि वह अपने कमरे में वापस दिखाई दिया। वहां बिस्तर पर लेटा हुआ था। जैसे ही वह आगे की योजना बना रहा था उसके सिर में एक आवाज सुनाई दी। प्रिय, कैसी हो? यूरो जियाओ की परिचित आवाज सुनकर मुस्कुराएं। मैं ठीक हूँ। आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? मुंह बहुत बोरिंग है। मैं बस आकर तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझे पता है, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूं, लेकिन याद रखना हमने क्या बात की थी। जियो ने जवाब दिया, जिसके बाद वह अपने मन के कनेक्शन में योरू को मुंह बनाते हुए सुन सकता था। हर रोज वे बातें करते थे। चूंकि योरू हर समय व्यस्त रहती थी, इसलिए वह उससे संपर्क करती थी। मुझे पता है, तो इसमें नया क्या है? योरू ने पूछा, जिस पर जियो का मन वेलेंसिया में चला गया, जिससे उसकी भावनाएं जटिल हो गईं और योरू जो उससे जुड़ा था, उसने यह महसूस किया। कुछ गड़बड़ है क्या? उसने पूछा, जिस पर जियो केवल कड़वाहट से जवाब दे सका। शायद मुझे एक बड़ी बहन मिल गई होती। उद्धरण प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण। तुम्हें बड़ी बहन कब मिली? योरू की ऊंची आवाज ने जियाओ के दिमाग को भर दिया, जिससे वह सिहर गया। उसने उसके शब्दों पर अपना सिर हिलाया। खैर, यह आपके विचार से अलग है। ऐसा कहकर जियो ने वेलेंसिया के बारे में छोटी छोटी बातें बतानी शुरू कर दी। उसके पास योरू से छिपाने के लिए ज्यादा चीजें नहीं थी। वे एक बहुत ऊंचे संबंध से जुड़े हुए थे, जबकि वह उसके अलग अलग जीवन के बारे में नहीं जानती थी। वह इस तथ्य को जानती थी कि उसके पास ऑलसियर है और वह उसकी असली शक्ति भी जानती थी। ऐसा नहीं था कि वह शक्ति में वृद्धि के बारे में नहीं जानती थी। हालांकि जियो ने उससे कुछ बातें छिपाई। कारण वही था, कर्म का भाग्य। जिस क्षण उसे कुछ पता चलेगा जो उसे नहीं करना चाहिए, वह उस भाग्य में घसीटी जाएगी जो उसके लिए निर्धारित किया गया था। ये कुछ ऐसा है जिसे वह स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि वह उसके प्रति सच्चा होने की पूरी कोशिश करता है। लंबी दूरी का रिश्ता आसान नहीं है। तो वह बहुत प्रतिभाशाली है। योरू के प्रश्न ने उसकी आवाज को भर दिया और वह उसकी आवाज में खतरे का संकेत महसूस कर सकता था। वास्तव में, उसकी प्रतिभाएं बहुत खतरनाक हैं। जियो ने जवाब दिया, लेकिन उसे वह प्रश्न नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। क्या वह मुझसे अधिक सुंदर है? बेशक, तुम मेरे लिए सबसे खूबसूरत हो। शियाओ ने तुरंत जवाब दिया। हालांकि वह कोई महान प्लेबॉय नहीं था, लेकिन उसका गुरु स्वयंभू था और शिक्षण के दौरान उसके गुरु ने उसे लड़कियों को खुश रखने के लिए कई अलग अलग रणनीतियां सिखाई थीं। लेस दैन अच्छा, अब मेरी बात सुनो। अगर कोई लड़की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है और अपनी तुलना किसी दूसरी लड़की से करती है, तो हमेशा कहो कि तुम्हारी लड़की सबसे अच्छी है। सोचो भी मत। जवाब सहज और तेज होना चाहिए। ग्रेटर दैन। लेस दैन, अगर वह अधिकार जताने वाली किस्म की है, तो आपको हमेशा उस मामले में आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा वे आपको नियंत्रित करेंगे। यह एक सबक है जो मैंने अपने पुराने दोस्त विक्टर से सीखा है। ग्रेटर दैन।
लेस दैन इसके अलावा, यदि कोई अन्य लड़की आपको पसंद करती है और रिश्ते में रहते हुए आपके मन में उसके लिए भावनाएं विकसित होती हैं, तो दोषी महसूस न करें, पुरुष बने और जिम्मेदारी लें, आप देख सकते हैं कि आप कर सकते हैं। ग्रेटर दैन। अपने गुरु की शिक्षाओं की झलकें जियाओ के दिमाग में घूम रही थी। जियाओ ने हमेशा अपने गुरु की सभी शिक्षाओं को अपने दिल में रखा था, भले ही वे युद्ध में उपयोगी न हो, और शुक्र है कि वे अब काम आ रही थी। हुम्फ, यह अच्छा है। योरू की प्रसन्न किंतु शर्मीली आवाज उसके मन में गूंज उठी, जिससे जियो उसकी प्रतिक्रिया पर हंस पड़ा। हालांकि मैं उसके साथ सावधान रहूंगा, अगर उसके पास इतनी प्रतिभा है और वह इसे छिपा रही है तो उसका अपना एजेंडा होगा। योरू ने चेतावनी दी, जिससे जियो मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे पता है, सुरक्षित रहो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी आपसे प्यार करता हूं। ऐसा कहते हुए कनेक्शन काट दिया गया। जियो बता सकता था कि उसे कुछ करना है। इस प्रकार अपने शरीर को तानते हुए जियो वॉशरूम में चला गया, खुद को साफ किया। ये ली लुन के साथ उसकी रात की बातचीत के बाद अगले दिन सही है। उसके मामले में उसकी विरासत का विकास एक बेहतर रास्ते पर जा रहा है। जियो बता सकती थी कि वह जल्द ही अपनी कई परीक्षाओं से गुजरेगी। सामान्य तौर पर यह केवल तब होता जब वह 16 वर्ष की होती, और इसके लिए पूर्व शर्त ये थी कि ली लुन अपने अवसाद से उबर चुकी होती। मूल समय रेखा में ये केवल उस समय था जब उसने स्वीकार किया कि वह कौन है और भाग्य के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ना शुरू कर दिया। उसकी विरासत की असली चुनौती भाग्य की क्रूरता के खिलाफ लड़ना, प्रयास करते रहना और आगे बढ़ना था, तब भी जब ऐसा लगता था कि दुनिया उसके खिलाफ है और अभी ली लुन उस अवस्था में है। जियो को उस पर नजर रखनी है। वह नहीं बता सकता कि उसकी जागृति अब उसके भाग्य को कैसे प्रभावित करेगी। क्या वह हासिल कर पाएगी जो उसने अतीत में किया था? क्या वह असफल होगी, या वह एक अनदेखी ऊंचाई तक पहुंच जाएगी? भविष्य बहुत मजेदार होगा। अपने विचारों पर विचार करते हुए जियाओ कमरे से बाहर चला गया। भोजन कक्ष की ओर बढ़ रहा था। वहां पहुंचकर प्रतीक्षा कर रहे नौकरों ने उसे झुककर प्रणाम किया और उसके लिए भोजन तैयार करना शुरू कर दिया। जैसे ही वे ऐसा कर रहे थे, दरवाजा खुल गया और वेलेंसिया अंदर आ गई। जल्द ही उनकी नजरें मिली, लेकिन किसी कारण से जैसे ही वेलेंसिया की नजरें उससे मिली, वह ठिठक गई। उसकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। जियो उसके घूंघट के कारण उसकी अभिव्यक्ति को नहीं देख सका, लेकिन वह बता सकता था कि उसके बारे में कुछ गड़बड़ है। उसके चारों ओर प्राकृतिक उपस्थिति अधिक आरामदायक लग रही थी। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि उसने अपने भोजन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। इस बीच दूसरी तरफ वेलेंसिया को महसूस हो रहा था कि किसी कारण से उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। कल रात उसने एक सपना देखा था जिसे वह ठीक से समझ नहीं पाई। सब कुछ धुंधला था, लेकिन किसी कारण से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने भावनाओं का एक बड़ा संग्रह पार कर लिया हो। उसे यकीन था कि जियो उसके सपनों में था, और जब से वह जागी थी उसका दिमाग केवल उसी से भरा था। उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे जियो के साथ रहने के लिए, उससे मिलने के लिए चिल्ला रहा था, और यह उसे भ्रमित कर रहा था। किसी तरह वह अस्वस्थ महसूस कर रही थी। वेलेंसिया को यह भी संदेह था कि जियो उसके साथ कुछ कर सकता है, लेकिन उसके मालिक की जांच से पता चला कि वह ठीक थी, जो उसे और अधिक भ्रमित कर रहा था। अपने साथ जो कुछ हो रहा था उसके बारे में कुछ भी समझ पाने में असमर्थ, वेलेंसिया बस नाश्ते के लिए चली गई और एक ऐसे व्यक्ति से मिली जिससे वह बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहती थी। और जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा, उसका दिल उस गति से धड़कने लगा जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। पागलपन की सीमा पर एक गहरी अप्राकृतिक सनक ने उसे घेरना शुरू कर दिया। वह उसे गले लगाना चाहती है। वह चाहती है कि वह उसकी ओर देखे। वह उसके शरीर को कसकर पकड़ना चाहती है और उसे कभी चोट नहीं पहुंचने देना चाहती। वह उसे ऐसे स्थान पर बंद करना चाहती है जहां केवल वही उसे देख सके। वह चाहती है कि बाकी दुनिया गायब हो जाए ताकि केवल वे ही अस्तित्व में रहें। वह उसे अपना प्यार, शरीर, आत्मा, सब कुछ देना चाहती है। और वह उस किसी भी व्यक्ति को मार डालना चाहती है जो उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वेलेंसिया के मन में अप्राकृतिक हत्या का इरादा घर करने लगा, लेकिन जल्द ही एक भ्रम की तरह वे सभी चले गए, जिससे वेलेंसिया किसी कारण से खाली और खोई हुई महसूस करने लगी। मेरे साथ यह क्या हो रहा है? उसने सवाल किया। जब से वह अपने सामने वाले लड़के से मिली थी तब से सब कुछ गलत हो रहा था, और वह जो परिवर्तनशील चीजों से निपटने से नफरत करती है, आमतौर पर उन्हें तस्वीर से बाहर कर देती है, लेकिन किसी कारण से उसे चोट पहुंचाने का विचार भी उसके दिल को कुचल रहा था। मुझे इससे जल्दी निपटना होगा। वेलेंसिया ने तर्क दिया कि उसे इसका कारण जानने की जरूरत है, और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वह अपने सामने वाले व्यक्ति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करे। उसकी रुचि अब अपने चरम पर पहुंच रही है। उसके लिए अनजान, उसके सामने वाले लड़के के महत्व की मुलाकात के एक दिन के भीतर ही वह पहले कभी नहीं देखी गई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। उसके छिपे हुए गुणों के साथ उसका वंश एक पल के लिए हिल गया। इससे पहले कि वे पीछे हट गए, ये पर्याप्त नहीं था। किसी को भी पता नहीं था कि वेलेंसिया की आत्मा में गहराई में तैरता हुआ पत्थर चमकने लगा, और ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसने एक निश्चित उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
अगर आपको हमारी हेवनली अपोजर्स कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल ऑडियो तले एफएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी अगली रोमांचक कहानियां तुरंत मिलती रहें। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ऑडियो तले एफएम के नाम से है। अगर आप हमारी कहानियों का आनंद ले रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डोनेशन के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। डोनेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपका बहुमूल्य समय और समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।